मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकर जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो लगा लो। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है बेटा? बेटा नहीं शांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये बैग हटाओ जरा, तुम थोड़ा बैग हटाइए। देख रहा एक्चुअली में इसमें यार, क्योंकि इंटीग्रेशन के देखो जब भी क्वेश्चन आए तो ये कोशिश करो किसी एक को लेट करें, क्या दूसरा वाला कैंसिल हो रहा है। ये एक सिंपल सा एक लॉजिक है, लेकिन यहाँ पे इसको लेट करोगे ऊपर वाला तो यार कभी नहीं मिलने का, कभी नहीं मिलने का, कोई मतलब नहीं। तो इसमें जाना पड़ेगा क्लास 11 चैप्टर 3 के जो फॉर्मूले थे कि cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता था। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता था 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2। ठीक, अच्छा एक चीज़ और सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि cos 2x का फॉर्मूला एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बता रहा हूं मैंने ये क्यों बता रहा हूं। तो इस फॉर्मूले में हमने एक चीज़ देखी थी, यहाँ पे एंगल 2x था तो यहाँ पे एंगल क्या होता था उसका, हाफ हो जाता था। यस और नो? अगर यहाँ 4x होता तो यहाँ पे 2x होता। तो अगर यहाँ पे 3x है तो क्या 3x/2 नहीं हो जाएगा? क्या हम cos 3x की जगह ये लिख सकते हैं? सर ऐसा क्यों सोचा आपने? क्यों यहाँ से ये 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, इसलिए हमने ऐसा सोचा। चलिए अब आते हैं, यही लॉजिक था इसमें और देखते हैं। तो x की जगह 5 और y की जगह 4, तो ये हो गया 2 cos 5 4 9x अपॉन 2 और इंटू cos x अपॉन 2, क्या चमका, अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x की जगह हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 3x/2 माइनस। अब एक बच्चा सोचेगा, आपको पता है क्या कि सर cos 3x का भी तो फॉर्मूला होता था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos, उसको आपने नहीं लगाया। अरे यार इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये 1 कैंसिल नहीं होता ना उससे, 1 कैंसिल करने के लिए। चलिए जी, तो फिर ये हो गया 2 को बाहर लिख दिया हमने, ये हो गया cos 9x/2 इंटू cos। इसमें हर स्टेप पर लॉजिक है, इसलिए इसको अच्छे से समझना। तो ये 1 माइनस ये कितना हो गया जी, 4 cos स्क्वायर 3x/2 और प्लस का 2। ठीक है सर, तो ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 2 है। इसी लाइन में क्या मैं इसको प्लस का 3 कर सकता हूँ? ठीक, अब देखना cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस, ठीक है 3 cos, सॉरी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos। अब देना 4 cos स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं क्या करूँ cos 3x/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बात नहीं बन जाएगी? मतलब क्या किया मैंने, देखो समझ क्यों ऐसा मैं कर क्यों रहा उसको समझना था। मैंने क्या किया cos 9x/2 इंटू cos x/2, मैंने क्या किया cos 3x/2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और cos 3x/2 का नीचे भी मल्टीप्लाई किया। क्या चमका? अब देखना 4 cos क्यूब x, इसको थोड़ी देर के लिए x कंसीडर कर लो, 4 cos क्यूब x और माइनस 3 cos x। यस और नो? लेकिन ये क्या था, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x था, यहाँ पे प्लस है माइनस था, तो क्या ये फॉर्मूला माइनस cos 3x का नहीं बन जाएगा? ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल तो है, क्या ही किया जाए, जो है तो है। तो cos 9x/2 इंटू cos x/2 इंटू cos 3x/2, तो ये जो फॉर्मूला बन गया cos 3x का, cos 3 और x कितना है 3x/2, और यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। बताओ जरा भैया, ठीक, तो ये क्या बन गया cos 9x/2, सही हो गया, ठीक है, माइनस इधर आ गया, तो ये माइनस का 2 और cos 3x/2 इंटू cos x/2 dx। अब ये जो 2 है इसको हम अंदर लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया 2 cos x इंटू cos y, जो मैंने अभी आपसे पूछा था। तो ये इसका क्या होता है 2 cos x, तो cos, चलो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला 2 cos x इंटू cos y, तो ये होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो माइनस, तो ये हो गया cos x प्लस y, 3x/2 प्लस x/2 को जुड़ा तो ये 2x हो गया, प्लस cos x, इससे ये माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया जी cos x हो गया।
अब इसका तो इंटीग्रेशन खैर बच्चा बच्चा कर लेगा, तो माइनस कॉस का क्या होगा भैया साइन 2x/2, और इसका क्या हो गया जी, जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते। देखो सब इसकी एक्चुअली में है क्या, इसकी स्टार्टिंग में ही लॉजिक है कि ये चीज सोचना, ये वाला जो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, बट ऐसे क्या है कि अगर ये क्वेश्चन आता तो हम लोग वहाँ तक सोच नहीं पाते, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसको आपको देखो यार प्रैक्टिस में लेकर चलो, 6 मार्क्स का आया हुआ है बोर्ड में आपका, ठीक है, तो देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो यार। कह रहे हैं कि A क्रॉस B बराबर C क्रॉस D और A क्रॉस C बराबर B क्रॉस D, प्रूव करो कि A वेक्टर माइनस D वेक्टर पैरेलल है B वेक्टर माइनस C वेक्टर। अब एक बात सुनो जरा, पूरे में क्रॉस का चक्कर है, तो एक फॉर्मूला तो हम लोग कम से कम रिकॉल कर ही लें कि A क्रॉस B बराबर क्या होता था, n कैप, ठीक है। अच्छा A क्रॉस B अगर जीरो आता, मैं आपसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा बेसिक चीज़ समझा दो, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, जीरो वेक्टर आ रही है, तो समझना या तो A जीरो होगा, A वेक्टर जीरो वेक्टर होगा तो आ सकता है, ठीक, या B वेक्टर जीरो वेक्टर होगा तो इसका आंसर जीरो आ सकता है, या फिर इनके बीच में एंगल जीरो होगा। यस और नो, एंगल जीरो का मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या हो, पैरेलल। तो क्या कुछ कुछ बात समझ आई कि अगर इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और आंसर अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या होंगे, पैरेलल, उनके बीच में एंगल क्या हो, क्यों, क्योंकि ये दोनों वेक्टर नॉन जीरो है, ऐसा हम लेट करके चल रहे हैं, ये दोनों वेक्टर क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हम निकालेंगे यहाँ पे, एक तो वेक्टर है A माइनस D वेक्टर क्रॉस B माइनस C वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करते हैं, ठीक है सर। तो A का B के साथ होगा तो A क्रॉस B वेक्टर, A का C के साथ होगा माइनस A क्रॉस C वेक्टर, ऐसे इसका D क्रॉस B वेक्टर और प्लस D क्रॉस C वेक्टर। अब कुछ दिया भी गया हमको, A क्रॉस B को क्या C क्रॉस D लिख सकते हैं, तो A क्रॉस B की जगह C क्रॉस D और A क्रॉस C की जगह B क्रॉस D। अब तो खैर आप लोग का आंसर दिख ही गया होगा खैर। अब एक बात समझना, अगर कहीं लिखा है A क्रॉस B तो क्या हम इसको B क्रॉस A लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लेकिन अब लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही C क्रॉस D है ना, तो क्या हम इसको माइनस का D क्रॉस C लिख सकते हैं और इसको प्लस का D क्रॉस B लिख सकते हैं, और इन दो को मत चेंज करो क्योंकि भी एक जैसे हैं, कट गए, तो आंसर कितना निकल गया है, जीरो। लेकिन ये जीरो आया तो हो सकता है या तो ये भी जीरो हो, सब ना बात खोद है, इनका आंसर निकल के क्या आया, जीरो आया ना, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि A माइनस D जो है ये भाई साहब जीरो वेक्टर हो सकता है, या फिर B माइनस C वेक्टर जीरो वेक्टर हो सकता है, या फिर एंगल जीरो हो सकता है। यस और नो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि A वेक्टर D वेक्टर के बराबर नहीं है। अगर सुनो, अगर A वेक्टर D वेक्टर के बराबर होता तो इसका मतलब A माइनस D क्या आता, जीरो वेक्टर आता। यस और नो, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल क्या है, जीरो, और एंगल जीरो है तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जरा क्या कह रहे हैं कि सो दैट द लाइन, ये दो लाइन की इक्वेशन है भैया, कह रहे हैं ये इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं ये लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपको फाइंड करना है, ठीक है भैया। अच्छा बात सुनो, चलो जो फर्स्ट इक्वेशन है अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप प्लस 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। तो आर वेक्टर है तो इन दोनों में से आई बाहर लिया तो क्या बचा, 1 प्लस 3 लैम्डा आई कैप, जे वाले में से 1 माइनस लैम्डा जे कैप और माइनस का के कैप। यस और नो, कर सकते ना, ऐसा मना नहीं कर सकते आपके सर क्यों कर रहे हैं, हाँ ये भी आपको हम बता देंगे। ऐसे ही इसके साथ करते सेकंड इक्वेशन के साथ, 4 आई कैप माइनस का के कैप प्लस 2 म्यू
आई कैप प्लस 3 म्यू के कैप। तो चलिए जी आई वाले हैं तो यहाँ से 4 प्लस 2 म्यू, देखे रहना बस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अब जे तो है ही नहीं यहाँ पे, तो माइनस का 1 प्लस 3 म्यू के कैप। अब एक बात सुनो, दो लाइन ने आपस में इंटरसेक्ट किया तो ये पक्की बात है उनमें कोई ना कोई कॉमन पॉइंट है, यस और नो। कॉमन पॉइंट का मतलब यहाँ पर आके दोनों लाइन बराबर हैं, तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों लाइन को आपस में बराबर रख देता हूँ क्योंकि इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट किया है। तो देखो जरा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 प्लस 3 लैम्डा आई कैप 1 माइनस लैम्डा जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 म्यू आई कैप प्लस माइनस का 1 3 म्यू के कैप। क्यों बराबर रखा? अरे यार इंटरसेक्ट किया तो एक पॉइंट ऐसा है जहां पर इक्वेशन दोनों पे सेटिस्फाई कर रहा था, यस और नो। तो अब ऐसे में क्या होगा, इनके आई के कोफिशिएंट आपस में क्या होंगे जी, इक्वल होंगे। तो 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू, इक्वेशन ए दे दो इसको। अब जे पे आ जाओ, जे तो यहाँ कहीं है नहीं, तो यहाँ पे जो है तो 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी जी, 0, सॉरी 1। चलो ऐसे ही यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है, -1, और इधर क्या है -1 प्लस 3 म्यू, तो ये सही हो गया। तो म्यू कितना निकल के आएगा, 0। म्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 0। लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। और देख लो ये सेटिस्फाई भी करेंगे इसको, क्योंकि जब हमने इनको सॉल्व किया तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो ऐसे में कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ लैम्डा की और म्यू की वैल्यू उठा के पुट करते, बट एक बार चेक कर लेते लैम्डा म्यू की वैल्यू सही आई है। म्यू की वैल्यू यहाँ पुट करी 0, हाँ इसको ठीक है बराबर है, मतलब कंडीशन हमने चेक भी कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या इसमें किसी जो आपको अच्छा लगे उसमें कर दो। तो सपोज मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले रहा हूँ, मैं दोनों में करके ही दिखा दूंगा। आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा भाई साहब, 1 आ जाएगा। तो 3 आई कैप माइनस का जे कैप, तो आई और आई 4 आई, और जे प्लस का 0 जे कैप और माइनस का के कैप, ठीक है। तो हमारे पॉइंट क्या हो गए, 4, 0, -1, यहाँ पे आकर। हाँ आप कहोगे सर आप इसमें म्यू की वैल्यू यहाँ भी रख के देखो, आंसर यही आएगा तुम्हारा, तो रखो यहाँ भी रख के देख लो। तो ये तो हो गया 4 आई कैप माइनस का के, म्यू तो 0 हो गया पूरा, तो यहाँ पे क्या 4, 0 और -1, तो ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों बराबर रखा बस ये समझना था आपको इसमें, ठीक है। देख लो जी, अच्छे क्वेश्चन है ये। देखो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर किसी से नहीं हुआ तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3×3 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आकाश, ये देखना 3×3 का मतलब 9 एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, या ऑब्जेक्ट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। और कह रहे डिटरमिनेंट ए, जो ये मैट्रिक्स है ना, इसका जो हमने डिटरमिनेंट निकाला है ये वो -2 गिवन है। फिर कह रहे हैं डिटरमिनेंट एडजॉइंट 2a, ये हमको फाइंड करना है। डिटरमिनेंट एडजॉइंट 2a ये हमको फाइंड करना है। चलो हमको पता है यार, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है इसमें मैट्रिक्स में, क्या कि डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, डिटरमिनेंट a की पावर n-1, ये पढ़ा है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स a था तो यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे 2a आ जाएगा, सिंपल सा। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊँ यार, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिटरमिनेंट 2a और n-1, यस और नो, ये मैट्रिक्स है। चलिए अच्छा, अब n क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर कितना, 3×3 का, तो n की जगह कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो 3 का मतलब 2 हो गया, 3 - 1 2 हो गया। अच्छा डिटरमिनेंट जो भी हम निकालते हैं ये किसी मैट्रिक्स का ही तो निकालते हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे जो 90% बच्चे गलती करके आते हैं वो देखो जरा, क्या यार ये 2a है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि a मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यस और नो। और किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई होता है तो हर एलिमेंट में होता है। क्या बात समझ आई? अगर मैं आपसे कहूं कि एक मैट्रिक्स A है उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब है उस पूरे मैट्रिक्स से 2 कॉमन आ जाएगा। अब समझना, मैं आपको ये बहुत ही बेसिक सी बात है। ये मैट्रिक्स A है तो 2A का मतलब क्या होगा, जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट थे हर किसी से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
यस और नो। और फिर मैंने कहा ये 2 कॉमन ले लो, तो एक पूरा 2 यहाँ से आएगा, एक पूरा 2 यहाँ से आएगा, तो क्या 2 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा? यस और नो। अगर भैया मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होता है, और हम कहते हैं अगर हम बाहर निकालते हैं तो एक 2 यहाँ से आएगा, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, तो 2 क्या 2 की पावर 3 बाहर नहीं आ जाएगा? ऐसे ही तो भाई साहब मैट्रिक्स यार भूल गए क्या तुम लोग? अगर कॉमन लेते थे, यस और नो, ऐसे ही तो आता था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 मैट्रिक्स है तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ए मैट्रिक्स? बताओ जी, यस और नो। और इसको अब पावर हम लोग अलग अलग कर देंगे, 2 की पावर 3 है, इसका भी स्क्वायर हो गया और ये ए, ठीक। तो ये हो गया 2 की पावर 6 और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है? -2, तो -2 की पावर 2, तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 8 मतलब 500। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आके बच्चे गलती कर देते, यहाँ पे आके बस, क्योंकि ये समझो यार 2 जो है वो मैट्रिक्स ए के साथ है, अगर हम उसको बाहर लेंगे भाई साहब तो 2 की पावर 3 तो बाहर आएगा, क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर का है। अगर 4/4 का हो तो 2 की पावर 4 आता बाहर, नहीं चमका यार, तो बेसिक सी बात है भैया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, -1 से +1 मतलब -a से +a वाली जो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी है, बट उसमें क्या है कि अगर आपको एक बार याद दिला दें कि -a से a, याद है इस तरह के क्या होता था, बस वो ये कहते थे कि 0 से a हो जाती थी ये। एक बार हम लोग fx dx और 0 से a -x, याद आ रहा कुछ ऐसा? अगर ऑड होता था तो 0 आंसर आता था, इवन होता था तो 2 की पावर लग जाती थी। तो ऐसे में क्या फंक्शन, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन आपको पता होने चाहिए। तो देखो क्या होता है, वो ये कहते हैं अगर आपने फंक्शन में x की जगह -x रखा और माइनस का fx आ गया भाई साहब, माइनस का, तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। और x की जगह -x रखा और +fx आ गया तो वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है। भाई साहब यहाँ आप रख के देखेंगे ना तो x की जगह -x, ना तो इवन मिल रहा है ना तुम्हें ऑड मिल रहा है, ना तो पूरे से माइनस कॉमन आ रहा है और ना ही पूरा पॉजिटिव हो रहा है, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया। ऐसे हम लोग करेंगे ब्रेक डाउन। अब देखो ब्रेक डाउन कैसे करते हैं उसको देखिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1 से 1 x³ मॉडुलस x/1। क्या मैं x² को मॉडुलस x का स्क्वायर लिख सकता हूँ? एक ही बात है, क्योंकि यार इस x का स्क्वायर मतलब पॉजिटिव और मॉडुलस x का स्क्वायर तो भी पॉजिटिव। क्यों लिखा वो देखो ये लॉजिक आपका है कि सर क्यों लिखा आपने। और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो देखो भैया a² + b² + 2ab, फॉर्मूला बन गया ये ना। तो बस ये जुगाड़बाजी हमको करनी थी। तो -a से 1 x³ + मॉडुलस x + 1 और ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर। क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं? किस तरीके से? इस तरीके से, -1 से 1 x³ मॉडुलस x + 1 का होल स्क्वायर dx, -1 से 1 मॉडुलस x + 1 मॉडुलस x + 1 का होल स्क्वायर dx। क्लियर है? अब देखो जरा, अब यहाँ पे रखो तुम x की जगह -x, तो देखो माइनस कॉमन आ रहा है, ये तो भैया पॉजिटिव ही हो गया। x की जगह पुट किया, चलो मैं यहाँ रखता हूँ, x की जगह अगर आपने -x पुट किया तो देखो -fx मिलेगा हमको, और यहाँ हमने अगर x की जगह -x पुट किया तो fx मिला हमको। तो ये हमारा ऑड फंक्शन हो गया और ये हमारा क्या हो गया जी? इवन फंक्शन। बताओ क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ऑड फंक्शन हो गया तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया, क्योंकि एक बार प्लस आता था एक बार माइनस, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। तो ये प्रॉपर्टी, अब ये इसका तो इंटीग्रेशन 0 हो गया। अब ले दे के हमारे पास क्या बचा भाई साहब? यही बचा। तो इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। -1 से 1, एक बात सुनो, इस पूरे की पावर 1 है ना, और ये पावर तो एक बार ये पूरे से कैंसिल हो गया तो ये बचा 1 मॉडुलस x + 1, और ये फंक्शन हमारा क्या? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन होता था 2 0 to a और 1 मॉडुलस x + 1 dx। क्या चमका? और 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू यहाँ रखी है x हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो क्या हम इसको हटा सकते हैं? क्योंकि 0 से 1 के बीच में तो ये होगा ना, और ये पूरा 1 है तो ये हो गया 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log x, तो log x + 1 0 to
1, ठीक है। अपर लिमिट x की जगह 1 तो 2, एक बार लोअर लिमिट 0, तो वो तो हट गया, तो 2 log 2 आ गया। बस यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ आपको करना है। देखो यार, ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये वही बच्चे करेंगे जिनको बेसिक आता है, जिनको इवन ऑड फंक्शन ही समझ नहीं आता, तो वो ये समझ ही नहीं पाएंगे कि सर ये ऑड फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन 0 कैसे हो गया, फिर उनको दिक्कत आएगी। फिर यहाँ पे क्यों हो गया 0, भैया देख लो एक बार, मैं बता देता हूँ क्या होता था। 0 से 1 हो जाएगा fx और प्लस 0 से 1 f माइनस एक्स, ये तो होता है। तो देखो f माइनस एक्स रखा था तो माइनस एफ एक्स आ रहा था, तो मतलब यहाँ पे ये क्या निकल के आ जाएगा माइनस, और कैंसिल हो गया, 0 आ गया, इसलिए हो जाता था ये। तो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 0 to π/4 dx cos क्यूब एक्स। अच्छा देखो यार, ये जैसे ही मैंने sin 2x को देखा तो इसमें तो सिंपल सा cos क्यूब एक्स, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू का 2 पहले से, तो 4 हो गया, 4 sin x इंटू cos, 4 ये बाहर आ गया, 2 में आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ से खेला शुरू होता है। अब देखो, अब साइन और कॉस है, यहाँ पे कोई ऐसी जुगाड़बाजी हम करते हैं कि हम इसको tan बना दें। क्यों? क्योंकि tan को लेट हम करेंगे तो होता है sec स्क्वायर एक्स, भाई कॉस ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा sec, तो हमने क्या किया इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, रूट के अंदर है ये समझना, ये लॉजिक समझना, कॉस स्क्वायर एक्स के रूट के अंदर डिवाइड किया और इसके अंदर कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई, क्या कोई फर्क पड़ा? एक कॉस सहित साइन अपॉन कॉस टेन, और रूट में कॉस स्क्वायर था, बाहर आएगा तो एक ही कॉस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 0 to π/4 कॉस की पावर 4x और ये रूट 10x। गॉट इट। अब ये कॉस ऊपर जाएगा तो चलो नेक्स्ट लाइन में करता हूँ, तो किस में जाएगा ये सेक की पावर 4x, ठीक है जी। बस अब 10 को लेट करो, आंसर आ गया। चलिए ज़्यादा लेट करते हैं, या एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, पता है क्या, 0 to π/4 है, क्या मैं सेक की पावर 4 को सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और एक सेक को 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्या मैं, समझो भैया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक सेक। अब लेट करो यहाँ पे, tan x को t लेट किया, tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt और dx बराबर dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब फंक्शन सारा t में आएगा, लिमिट भी चेंज होगी, तो लिमिट कैसे चेंज होती है, लोअर लिमिट क्या है 0, तो एक बार रखो x की जगह 0, जब x की जगह 0 पुट किया तो t कितना है जी 0, और x की जगह π/4 पुट किया तो tan π/4 क्या होता है 1, तो इसकी लिमिट होगी 0 से 1। तो ये 1/2 0 से 1, और ये सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे ही लिखा, 1 + tan को लेट किया था क्या t, तो ये हो गया t स्क्वायर और ये हो गया रूट t और dt अपॉन सेक स्क्वायर, तो ये सही तो हो गया, ठीक है। अब तो खैर बच्चा कर लेगा, ये 7.1 का बन गया 1/√t और प्लस t स्क्वायर अपॉन रूट t dt। अब तो खैर हो ही जाएगा, बट चलो ठीक है, बहुत से अच्छे सोचते हैं अभी भी। तो देखो भैया 1/2, अब रूट t है क्या, इसको t की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2 इंटीग्रेशन का -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। अब ऐसे यहाँ पे आ जाओ t स्क्वायर अपॉन रूट t, तो इसको तो t स्क्वायर और इसको लिखिए t की पावर 1/2, तो 2 - 1/2 तो 2 की पावर 3/2, तो t की पावर 3/2 + 1 अपॉन t 3/2 प्लस और 0 से 1, ठीक है। चलो जी, अच्छा तो ये 1/2 t की पावर 1/2 और ये 1/2 प्लस t की पावर 5/2 अपॉन 5/2, 0 से 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में इतने में कर देता हूँ इसको। तो ये 1/2 तो भारी रखो, अपर लिमिट एक बार t की जगह रखो, 1 की पावर 1/2 तो 1 ही हुआ, यहाँ पे रखो तो 1/5/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 ही आ जाएगा, तो ये 1/2 ऊपर जाएगा 2
ऊपर जाएगा 2/5, तो 1/2, 5 दूनी 10, 2 12/5, तो 6/5 आएगा इसका। कैलकुलेशन है, अगर बस ये कैलकुलेशन, लॉजिक तो हमारा था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया था। अभी कैलकुलेशन है 12th में खुद भी कर सकते हो। देख लो। वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि तुम लोग तो इसकी हिंदी ही नहीं समझ पा रहे एग्जैक्टली में क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सॉल्व तो करना चलो दूर की बात है, पहले इसके क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, अ टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट फॉर अ मास ड्रिल। मास ड्रिल क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे यार एक ना ड्रिल का मतलब होता है कोई एक्सरसाइज या कोई मतलब ना परेड टाइप का आप समझ सकते हो। उसमें क्या होता है, बच्चों को लाइन से खड़ा कर दिया गया, जैसे हम लोग पीटी करते हैं ना, इस टाइप से ही इस टाइप, मतलब कोई कुछ भी वो एक्टिविटीज़ उनको मास का इकट्ठा करके ना एक ड्रिल में, मतलब एक तरीके से उनको व्यवस्थित अरेंजमेंट, जैसे हम लोग प्रेयर के लिए जाते हैं ना उस तरीके से आप समझो, जैसे लोग खड़े लाइन से इस तरीके, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर। अब सही बात है, हम लोग 3D फिगर हैं, ये सॉलिड ना भी बोलते तो भी काम चल रहा है। स्क्वायर शेप में खड़ा किया, मतलब क्या हुआ, स्क्वायर शेप में खड़ा करने का मीनिंग क्या है, जैसे मान लो उन्होंने 5 लाइन बनवाई, ठीक है, तो हर लाइन मतलब टोटल लाइन कितनी है 5, तो हर लाइन में 5-5 बच्चे भी हैं, ये हुआ स्क्वायर का मीनिंग। इस तरीके से होंगे, देखो 5 लाइन, 5 बच्चे, 5 बच्चे इस तरीके से, इधर से देखो तो भी 5, इधर से तो भी 5, इधर, मतलब ये एक स्क्वायर बना, ये चीज़ बराबर होनी चाहिए, ये कहने का मीनिंग है। मतलब जितनी रो हैं उस रो में उतने ही बच्चे हैं। क्या बात समझ पा रही? ये है यहाँ पे स्क्वायर के मीनिंग। अगर उन्होंने 5 रो लगवाई हैं मान लो, तो हर रो में 5-5 बच्चे हैं, ये हुआ स्क्वायर का मीनिंग। यहाँ पे सॉलिड इसलिए बोला गया क्योंकि यार हम लोग 3D फिगर है ना, बच्चे लोग खड़े होंगे वो 3D फिगर है वहाँ पे, इसलिए। क्या मैं समझा पा रहा हूँ यहाँ तक? चलिए जी, अच्छा ठीक है। तो कह रहे हैं फाउंड दैट 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट, मतलब उन्होंने क्या किया, एक स्क्वायर शेप में मास ड्रिल किया तो 24 बच्चे बच गए। 24 बच्चे, क्योंकि भैया स्क्वायर बना दिया, अब 24 बच्चे नहीं आ पा रहे, अगर 24 बच्चों को लेते तो वो रेक्टेंगल बनना था, तो उन्होंने कहा 24 बच्चे बच गए। उन्होंने कहा यार ये 24 लोग मतलब बुरा मान जाएंगे, ऐसा करो एक एक बच्चे बढ़ा देते हैं। कह रहे व्हेन ही इंक्रीजेज द साइज ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन स्टूडेंट, मतलब एक एक स्टूडेंट बढ़ा दिया, मतलब एक रो बढ़ा दी और एक बच्चा बढ़ा दिया। फिर कह रहे हैं फिर 25 स्टूडेंट्स कम पढ़ रहे हैं, तो 25 स्टूडेंट्स कम पढ़ रहे हैं। क्या चमका? तो बताओ भैया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट स्टूडेंट्स को हम नहीं मानेंगे, हम यहाँ पे क्या चीज़ देखेंगे, हमने कहा यहाँ पे लेट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है जी x, और स्टूडेंट्स इन ईच रो वो कितनी होंगी बताओ, सोच के बताओ, वो भी x होंगी भाई साहब। यही बता ना, जैसे मैंने कहा 5 रो हैं और हर रो में 5 बच्चे हैं, तो वहाँ पे मैंने x ले लिया। नंबर ऑफ रोज कितनी x है और हर रो में कितने बच्चे हैं? क्या चमका? क्या चमका? तो अगर अब मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ भाई साहब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, अब समझना, बस यहीं से खेला शुरू होता है, यहीं से खेला शुरू होता है। उन्होंने कहा कि जब आपने क्या किया, जितने बच्चे हैं ठीक है उतनी ही रो बनाई है, अगर ऐसा स्क्वायर बनाते हैं तो 24 बच्चे बच रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 24। ये लॉजिक समझो मेरे भाई, ये लॉजिक मतलब क्या हुआ, उन्होंने x रो बना दी और उतने इतने बच्चे उन्होंने कर दिए, ये बन गया स्क्वायर, और इस मान लो ये x है और ये x है, कर दिया। इसके बाद 24 बच्चे एक्स्ट्रा भी तो हैं, तो x इंटू एक्स, तो ये तो स्क्वायर वाले बच्चे हुए, 24 एक्स्ट्रा भी है, तो टोटल बच्चे कितने हुए? ठीक है भैया, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए? 1000 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 24। अगली कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर एक एक बच्चा बढ़ा दिया जाए तो मतलब अब कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब न्यू मैं अब आपसे कहता हूँ नाउ नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे अब, x प्लस 1, और स्टूडेंट इन ईच रो वो भी x प्लस 1। जब कह रहे हैं आपने एक एक बच्चा बढ़ा दिया तो 25 बच्चे कम पढ़ रहे हैं, तो अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? अब अगर मैं आपसे पूछूं
कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 25, यस और नो। यहाँ पे x था तो x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x प्लस 1 का माइनस 25, क्योंकि 25 क्या है जी, कम पढ़ रहे हैं, यस और नो। तो ये भी टोटल स्टूडेंट हैं और ये भी टोटल स्टूडेंट्स हैं, क्या मैं इनको बराबर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 25, क्लियर है। तो बस तो एक्स स्क्वायर, अब a प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x और माइनस का 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर शहीद हो गया, ये 24 है और ये माइनस का क्या हुआ जी 24 प्लस का 2x, ये इधर आएगा तो 24 प्लस 24 इक्वल्स टू 2x, 48/2, तो कितना आया, क्या चमका। अगर आपसे बोला गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो हमने भाई साहब x की वैल्यू निकल के आई है, मतलब नंबर ऑफ रोज निकल, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है और प्लस, तो ये कितने वालों हो गए, तो इसमें क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ये समझ आया ना कि सर ये x इंटू ये एक्स स्क्वायर क्यों हुआ, ये x इंटू एक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूँ 5 रो हैं और हर रो में 5-5 बच्चे, तो टोटल बच्चे कितने, 5 इंटू 5, तो x इंटू एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्योंकि आप लोग एक्चुअली में इसका मीनिंग समझ नहीं पा रहे थे, तो देख लो, अगर बोर्ड में आता तो छोड़ के आना पड़ता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास। पहले तो हम आपको ये बता दें, ये आपके सिलेबस का ही है और ये 13 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी 13.4, जिसमें मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना, वेरिएंस आउट ऑफ सिलेबस है। मीन का यार एक और नाम होता है एक्सपेक्टेशन, ये भी ध्यान रख लेना, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर देते या ई एक्स से रिप्रेजेंट कर देते, एक मतलब चारों में से कुछ भी आ सकता है कि फाइंड म्यू या फाइंड ई एक्स या फाइंड एक्सपेक्टेशन या फाइंड मीन, ठीक है भैया। और मिडिल टर्म या एवरेज, ये भी इसका नाम होता है। तो चलिए कह रहे हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ते, कह रहे हैं अ कॉइन इज वाइज्ड, मतलब यहाँ साफ साफ बोला गया जो कॉइन है ना भैया वो वाइज्ड है, मतलब वो पक्षपात करेगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी अब 1/2 नहीं है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी अब 1/2 नहीं है, साफ साफ कह रहे हैं। क्या है, कह रहे सो दैट हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल, टेल जितनी बार आता है उससे हेड 3 टाइम्स ज़्यादा आ रहा है, यस और नो, क्या चमका। तो अगर मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी x है तो भाई साहब ये बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या 3x नहीं हो जाएगी, यस और नो, पक्की बात है। अच्छा जी, अगर टेल, अगर आपने किसी भी कॉइन को टॉस किया है, भले वो वाइज्ड है या फिर अनवाइज्ड है, आएगा हेड और टेल ही आएगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या भाई साहब 1 नहीं होगा, यस और नो। तो 4x 1, तो x बराबर क्या हो गया 1/4, तो मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी डियर 1/4 और हेड आने की कितनी होगी जी, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं कि इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार फेंका गया तो सैंपल स्पेस लिख लो, हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है पहले पर हेड टेल और टेल हेड और टेल टेल, गॉट इट। फिर कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ टेल्स, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल दिया गया है, नंबर ऑफ टेल, रैंडम वेरिएबल को किससे इंडिकेट करते थे, कैपिटल X से, और ये क्या है जी नंबर ऑफ टेल्स। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है यहाँ पे कि भैया ये रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ टेल्स की मतलब कितने टेल्स आ सकते हैं, इनके एक एक सैंपल पॉइंट को देखो, इनको सैंपल पॉइंट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर टेल कितने 2, यहाँ 1 और यहाँ 0, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि x की वैल्यू क्या होगी तो 0, 1 और 2, यस और नो। अगर नंबर ऑफ टेल्स की बात है ना, अगर इस सैंपल पॉइंट की बात करें नंबर ऑफ टेल क्या 0, इसकी बात करें 1, इसकी बात करें 1, इसकी बात करें 2, तो 1 1 2 बार तो एक ही बार लिखेंगे यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, x लिखो और उनके हर सैंपल पॉइंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और
2 हो सकती है। अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि जब नंबर ऑफ टेल 0 तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ टेल 0 तो पक्की बात है, बात कर रहे हैं इसकी एच की, यस और नो। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच है तो भैया ऐसा मत करना, समझो कि ऐसा मत करना कि एच एक बार है और ये 4 है तो 1/4 नहीं। ये फॉर्मूला सुनो ध्यान से, मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, खैर मुझे नॉलेज वाली बात करनी नहीं चाहिए बट जल्दी से बता दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता था ना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, भाई साहब वो केवल तभी लगता है जो इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं है तो ये फॉर्मूला फेल हो गया, अब नहीं लगे। अब अगर आपने 1/4 किया तो बेकार है फिर, तो अब कैसे करते, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भैया, हेड आने की 3/4 और दूसरे हेड आने की मल्टीप्लाई 3/4, तो इसका आंसर आएगा 9/16। यस और नो। अब 1/4 नहीं होगा। अच्छा 1 की बात करें तो इसमें HT होगा और इसमें क्या होगा, TH होगा। तो H पहले HT का, H का मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 और टेल आने की प्लस टेल आने की, तो ये कितना हो गया, 3 × 3 6/16, 6/। अब देखो पढ़े लिखे आदमी 2 की वैसे निकाल भी सकते हैं और ना भी निकालो, हम ऐड कर, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 9 + 6 कितना हो गया 15, तो 1/16 होगा, तभी तो 16/16 होगा। और वैसे भी चेक कर लो, चलो चेक कर लेते हैं। 2 का मतलब टेल आने की, तो PTT टेल आने क्या 1/4 और दूसरे का ही 1/4 मतलब 1/60। तो ये हमारा बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है सर। अब ये कह रहे हैं यार मीन भी फाइंड करो, तो मीन क्या कहता है, मीन ये कहता है कि इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करो और उसको ऐड कर दो। फॉर्मूला बनाने को आप बना सकते हैं सिग्मा x × px। अब आप कहो सर ये, अरे भैया इनका आपस में मल्टीप्लाई करके सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल, तो बस इनका मल्टीप्लाई करिए। चलिए ये तो 0 हो गया, प्लस इसका 6/16 और ये 2/16, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8/16 मतलब 1/2। अच्छा एक बार और सुना, ये हम लोग मीन फाइंड कर रहे हैं, तो ये दिमाग में लेके मत चलना कि इसका जो आंसर आएगा वो 0 और 1 के बीच में। मीन का आंसर लाखों में, माइनस में, करोड़ों कुछ भी आ सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि यहाँ तो चलो आंसर 1/2 आ गया, बट आप ऐसा मत सोचना कि मीन निकाल रहे हैं तो मतलब आंसर 0 और 1 के बीच में। नहीं भैया मीन है यार, ये तो इसके तो आंसर इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा होता है। डाउट बताओ, मल्टीप्लाई वगैरह ठीक किया ना हमने, डाउट बताइए, डाउट सिलेबस का ये ना, ठीक है। चलो रोहित शर्मा छोड़ दे, देख लो आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया भैया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये आप लोगों के, देखते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अ ग्रेटेस्ट एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ इलिप्स। एक इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन है, और देखो एक इलिप्स के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल बन सकते हैं। कह रहे हैं कि अब भैया इनफाइनाइट बनेंगे, लेकिन उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा रेक्टेंगल होगा जिसका ग्रेटेस्ट एरिया होगा। सही बात है, कह रहे हैं जिसका एरिया सबसे बड़ा, उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी में आप मोस्टली क्वेश्चन देखेंगे प्रूफ वाले हैं, तो प्रूफ वाले में क्या हमारे पास एक विजन होता है कि भैया ये चीज़ लेके आनी है, तो जुगाड़बाजी करके हम लेके आ जाएंगे, बट यहाँ नहीं पता, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक इलिप्स के बेसिक पता होना चाहिए आपको। इसमें क्या करते हैं 16 से हम डिवाइड कर देंगे तो थोड़ा सा फील आएगा 11th की तरह कि ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो होता है ना इलिप्स की इक्वेशन। अब x के नीचे 16 वाला बड़ा है, मतलब ये जो मेजर एक्सिस होगी वो x एक्सिस पर होगी। इतना सब आपको पता होना चाहिए 11th का। तो कोई ज़्यादा टेंशन मत लो कि तुम्हें 11th का नहीं आता तो कोई दिक्कत है। चलिए इस तरीके से ही है, क्योंकि डायग्राम का बहुत बड़ा खेला होता है। अगर तुमने इसको ऐसे बना दिया टीचर देख के काट देगा फिर कि बच्चे को यही नहीं पता, इसलिए इतना बस पता होना चाहिए। तो हमने ये एक बना दी भैया इलिप्स, मान लो ये रहा, ये हमने एक इलिप्स बना दिया, ठीक है। ये इसकी x एक्सिस है, ये x डैश है। इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल बन सकते हैं। अगर मैं आपको रफली बना के दिखाऊं, यहाँ पे समझाऊं, ऐसे एक रेक्टेंगल ये बन गया इसके अंदर, देखो एक रेक्टेंगल ये बन गया इसके अंदर, एक रेक्टेंगल, कोई जरूरी नहीं है कि वो इसकी बाउंड्री से ही टच करे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल बन सकते हैं, ठीक है। तो जिसका एरिया सबसे बड़ा, उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी। तो हमने लेट कर लिया कि अपने एक रेक्टेंगल बनाया, हमने कहा भैया ये है जो कि इसके अंदर मैक्सिमम एरिया होगा, तो हमने ये बना दिया, मान लो इस तरीके से। ये रहा वो रेक्टेंगल जिसकी हमें तलाश है और इसका एरिया सबसे ज़्यादा है। अच्छा एक बात सुनो, ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90,
सारे एंगल 90, और जहाँ पे एक्सिस आपस में कट करती हैं ये भी एंगल क्या होते हैं जी 90। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इलिप्स जो होता है या पैराबोला होता है, हाइपरबोला, ये सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होते हैं, मतलब जितना रेक्टेंगल इसके इधर होगा उतना इसके इधर होगा, ठीक है। और वैसे भी समझ सकते हैं ये लाइन पैरेलल हैं तो सीधे ही होंगे एकदम ना, तो टेंशन वाली बात नहीं। लेंथ अगर सपोज मैंने लेंथ अगर 2a ली है तो ब्रेथ मैंने 2b लेट कर ली है, कर सकते ना जी, इसमें आप मना नहीं कर सकते। तो एक बात सुनो यार जरा, अगर ये पूरा 2a है तो इतना a हुआ ना, और इतना क्या हुआ b, तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या जी a, b नहीं हो गए? अब आप कहेंगे सर आपने 2a क्यों लेट किया? अगर यार तुम इसको a लेते तो ये a/2 हो जाता और b/2 हो जाता, इसलिए हमने पहले जुगाड़बाजी करके इसे 2a ले ले, a b c d। अब कायदे में देखा जाए हमको 2a और 2b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए जी, अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका एरिया जो हमको मैक्सिमम दिखाना है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो वो होता है L इंटू बी, मतलब क्या हुआ जी 2a इंटू 2b, मतलब 4ab। ये हमको मिल गया एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बट प्रॉब्लम आ रही सर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, क्यों a और b दोनों वेरिएबल हैं, क्योंकि रेक्टेंगल अगर आगे पीछे होगा तो a और b की वैल्यू में चेंज होगा। बड़ी समस्या आ रही कि सर किसके रेस्पेक्ट में करें, a के रेस्पेक्ट में या b के रेस्पेक्ट में, बस यही खेला है। तो एक बात ना बताओ यार जरा, क्या ये जो a, b पॉइंट है क्या ये एलिप्स पर है? बिल्कुल है। तो क्या ये एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो x की जगह a और y की जगह b, तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। और अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से कि यार a की वैल्यू निकालो भैया, तो a की वैल्यू क्या होगी 16 माइनस 4b स्क्वायर, यस और नो? a की वैल्यू यही तो होगी, तो a की वैल्यू हमने किए निकाल दी, ठीक है जी। और ये a की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पे क्या किया जी, पुट कर दिया। तो a बराबर 4 और a की जगह 16 माइनस 4b स्क्वायर और ये हमारा b। कोई दिक्कत? अब से एक बात सुनो, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया, मतलब इसका ही हमें डिफरेंशिएशन करना है। एक काम ना करें यार, हम a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाल दें, अगर a मैक्सिमम होगा तो a स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। क्यों किया सर ऐसा? अंडर रूट हटाने, कैलकुलेशन को कम करने के लिए। तो 4 का स्क्वायर 16 और ये b का स्क्वायर, और ये बचा 16 माइनस 4b का स्क्वायर। क्लियर है? मैंने क्या किया, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो, तो 16 4 जा 64 और ये b स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन गया तो 4 माइनस का b स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक हमने कोई बहुत बड़ा लॉजिक लगा दिया। अब a स्क्वायर को थोड़ी देर के हमने लेट कर लिया, मान लो p, क्या लेट कर लिया p, तो मतलब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया 64b स्क्वायर और 4 माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर इसका, वैसे ना कर सकते हैं यार, मल्टीप्लाई भी कर दो। 256 b स्क्वायर और माइनस 64 b की पावर 4। ठीक है, करो डिफरेंशिएशन, तो dp अपॉन dv, तो ये 256 दूनी 512 b माइनस 200, नहीं यार सही कह रहे हो, 256 बी क्यों, मतलब इसका होगा 4b3 और 4 का हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा क्या होगा डिफरेंस है। अगला स्टेप क्या होता था, इसको रखते थे किसके बराबर, 0 के, तो dp अपॉन dv इज इक्वल्स टू 0। रखो भैया 512b माइनस का 256 b की पावर 3 इक्वल्स टू 0। 512b ये उधर जाएगा 256 बी क्यूब, एक बी से एक बी शहीद हो गया और 256 से कितनी बार चला गया ये, 2 बार, तो 2 बराबर बी स्क्वायर और बी बराबर √2। प्लस माइनस होगा लेकिन लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, बी की वैल्यू √2 यूनिट। लेकिन हमको ये मैक्सिमम भी दिखाना भाई साहब, और दिखाना पड़ेगा बोर्ड में आपको, तो इसका दोबारा से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर पी अपॉन डी बी स्क्वायर। तो ये तो हो गया 512 और माइनस 256 तियाँ कितने होते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं, समझना। अब ये यहाँ पे रखो b की जगह √2, तो एक बात समझो, 256 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 512 से तो वैसे भी ज़्यादा है, और √2 का और स्क्वायर होगा तो और आंसर ज़्यादा आएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो b इक्वल टू √2 इज अ पॉइंट ऑफ
इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो बस b की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमको a निकालना है, तो इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दो। तो a इज इक्वल्स टू 16 4, b कितना है जी, √2 का स्क्वायर। तो 16 माइनस 4 8 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी है भैया जी, √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 यूनिट। बट हमको फाइंड करनी लेंथ, और लेंथ कितनी थी, 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 4√2 यूनिट। और ब्रेथ क्या थी, 2b, तो b की वैल्यू कितनी है, 2√2 यूनिट। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, देख लो, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखो ये भी आ जाता बोर्ड में कि वन वन फंक्शन, देखो फंक्शन का एक और नाम होता है मैपिंग, एक ही बात है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे एक सेट ए है, इसमें 3 एलिमेंट, आपको समझा रहा हूँ मैं, मान लो 3 एलिमेंट है वो जी, ए बी सी। और सेट बी में 4 एलिमेंट है, मान लो 1 2 3 4। कह रहे नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव फंक्शन मतलब वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन पता होना चाहिए। वो ये कहता है कि भैया एक सेट का एलिमेंट केवल एक से ही कनेक्ट हो, उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए, दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू। अब देखना, अगर इस क्वेश्चन में ये होता फ्रॉम बी टू ए, सब अगर रटोगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे। इसे क्या पता बोर्ड में बी टू ए आ जाए ना, ए टू बी आ जाए। अब एक बात समझो जरा, मैं पहले इसको समझाने जा रहा हूँ, बी टू ए में कहा जाए, क्यों, क्यों इसका आंसर आएगा 0। अब समझो क्यों आएगा 0, समझना क्यों आएगा 0। बी टू ए का मतलब बी पहले नंबर पे आएगा 1 2 3 4, और ये आएगा वन वन फंक्शन के मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, एक खाली रह गया, फंक्शन ही नहीं होगा वो। अगर सेट ए में ज़्यादा एलिमेंट हैं और सेट बी मतलब एंड वाले में अगर कम एलिमेंट है, तो कभी फंक्शन ही नहीं हो पाएगा वो यार। यस और नो, इंजेक्टिव हो ही नहीं पाएगा। इंजेक्टिव क्या, फंक्शन ही नहीं, क्योंकि देखो ना, हमको वन वन बनाना था तो हमने हर के, और ये खाली रह गया, फंक्शन ही नहीं है। तो कभी अगर ऐसा आ जाए कि जिसमें ज़्यादा एलिमेंट हैं उससे अगर मैपिंग करवा रहा है तो 0 हो जाएगा उसमें। ठीक है, बट हमारे में केस में फ्रॉम ए टू बी है, तो समझना अगर ऑब्जेक्टिव में बी टू ए आ जाए तो डायरेक्ट 0 कर देना। मतलब ये देखना एलिमेंट्स किस में ज़्यादा। अब ए टू बी में ज़्यादा है तो भैया इसका वैसे तो बड़े लॉजिक है इसके यार, बड़ा फार्मूला याद रखो। इसको हमने एन ए मतलब कार्डिनल नंबर, सेट ए में कितना नंबर है, हमने आपको समझाने के लिए मान लो m है, फार्मूला बना रहा हूँ मैं। ठीक है, और दूसरे में कितने जी है, n। तो इंजेक्टिव फंक्शन का नंबर ऑफ, इंजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला होता है NCM इंटू फैक्टोरियल m। अब याद रखो, अब ये बस सोचो कहाँ से आया क्या है, बस चीज़ें याद रखो। तो n कितना है जी, 4, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 4 है। और m कितना है जी, 3, और फैक्टोरियल m कितना है जी, तो बस ये तो निकल के आ गया। ठीक है, तो 4c3 को कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, 4 से 3 गया फैक्टोरियल 1, और ये कितना है जी, फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 4 निकल गया। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 12 24। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन कितने बन जाएंगे जी, 24। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलो देख लो, शांत हो जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी से भी नहीं हुआ तो इंपॉर्टेंट है, और 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो आपको वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इसमें जो मतलब बोर्ड में आए हुए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन। अब देखो इंटीग्रेशन का मोस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों आकाश, पहले ये देखो, 0 से a वाली प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। 0 से a वाली क्या होती है कि a माइनस एक्स पुट कर दो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि अगर आप इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो दोबारा से यही क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। समझो मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स हमारा होता है 0 से a एफ ए माइनस एक्स, यही तो होता है। और a की जगह वैल्यू क्या, 1, तो x को हम 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, और आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द सेम क्वेश्चन। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो भैया अब हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया, दोबारा क्वेश्चन वही मिल गया, अब कैसे करें, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे में हम अब करेंगे जुगाड़बाजी। क्या जुगाड़बाजी हम करेंगे कि भैया समझ नहीं आ रहा कैसे करें, तो हमने क्या किया, कॉट को क्या 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना इसको। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं क्या, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी का यूज़ किया
कुछ मिला ही नहीं हमको, तो अब जुगाड़बाजी हो रही कि कॉट को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए 0 से 1 tan इनवर्स 1, दोनों में से मैंने क्या -x कॉमन ले लिया, ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 1 माइनस का x। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, ऊपर क्या भैया 1, तो क्या हम इस 1 को x 1 माइनस x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? x प्लस 1 माइनस x लिख सकते हैं। देखो जरा कैसे, x कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और जो चीज़ नीचे है वो ऊपर लिख दी। अब ये बन गया फॉर्मूला चैप्टर 2 क्लास 12 का कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता था? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, यही तो होता था। तो देखो इसको मानो x और इसको मानो पूरा y, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या हम इसको 0 से 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना है जी, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं, 0 से 1 tan इनवर्स x dx प्लस 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस x, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से एक और लॉजिक बचा लास्ट, बाकी फिर तो अब तो सिंपल ही हो जाएगा। tan इनवर्स x का तो इंटीग्रेशन बच्चा निकाल सकता है भैया आइलेट वाले फॉर्म से। प्रॉब्लम आ रही सर tan इनवर्स 1 माइनस x का क्या करता, अब देखना यहीं से, ये सब प्रैक्टिस से चीज़ें आ जाएंगी तुम्हारे। मैंने क्या किया, इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ किया 0 से 1 वाली, मतलब 1 माइनस एक्स का, तो ये tan इनवर्स x बन जाएगा। देखो कैसे, इसको मैंने लिखा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स को क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स, प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया मैंने। ठीक है, आप अगर एक काम आकाश ये भी कर सकते हैं, अगर बाई चांस ये लॉजिक एग्जाम के टाइम आपको नहीं आता है तो इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, इसका अलग आंसर तो भी आएगा, और थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, 1-2 लाइन यहाँ से बच जाएंगी बस आपकी। तो 0 से 1 tan इनवर्स x dx, 0 से 1, अब देखना जरा माइनस के अंदर एंट्री होती है, तो ये माइनस का बनी प्लस का s कैंसिल हो गया, आ गया ना tan इनवर्स x, तो ये दोनों सेम हो गए, तो हमारा होगा 2 0 to 1 tan इनवर्स। अब इसमें लगाना पड़ेगा आइलेट, क्या tan इनवर्स x को 1 इंटू tan इनवर्स x लिख सकते हैं, आइलेट लगाएंगे। किसी को फर्स्ट फंक्शन मानो, किसी को सेकंड मानो, तो आइलेट आपको पता होना चाहिए। आई का मतलब क्या होता है इनवर्स, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। अब ये 2 है, इसको ऐसे लिख दो। अब इंटीग्रेशन हम लोग करने आ रहे हैं, फर्स्ट वाले को छोड़ो tan इनवर्स x और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस जिसको छोड़ा है उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 1 dx, और लिमिट क्या है 0 से 1। ठीक, तो आ जाओ जी 2 tan इनवर्स x, 1 का क्या हो गया जी x, ठीक है, माइनस tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x इसका, और 1 का क्या हो गया जी x। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का मल्टी इसके साथ भी होगा 2 का, मैंने क्या किया इस 2 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब देखो जी नीचे वाले को लेट किया, ऊपर वाला शहीद हो गया हमारा। ये बात समझ आ रही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, तो ये कैंसिल ही हो गया, तो 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। ये समझ आया सभी को? अब देखो यार, इतना तो हम लोग जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं इतना तो आना चाहिए। इस पूरे को लेट करके ये कैंसिल 1/t का log t, इतना तो डायरेक्ट बनता है यार, तो उसको क्यों स्टेप बढ़ाएं। तो बस अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉजिक खत्म हो गया, केवल अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यूज़ करना है। आ रहा है ना? हाँ जी आ रहा है। तो चलो एक बार हम क्या करते हैं, x की जगह क्या करते हैं जी 1 पुट करते हैं, तो 2 ये तो 1 ही हो गया, tan इनवर्स 1 माइनस log 1 प्लस 1 2, ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये पूरा 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। पूछो कैसे, 0 का मल्टी पूरा 0, x की जगह 0, log 1 क्या होता है 0, तो 0 को लिखो या फिर मत लिखो, हटाओ इसको। चलिए 1 वैल्यू होती है पाई/4 की, तो इन्वर्स कट गया, कितना बचा पाई/4 माइनस का log
2, 2 2 जा 4, तो आंसर आया π/2 माइनस log 2। दिस इज योर आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों था अगर ये ऐसा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था कि जिसमें हम कुछ भी लिख ही नहीं पा रहे थे। हमको हमारा लॉजिक था प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने, उसके बाद समझ में ही नहीं आ रहा क्या करते, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्योंकि होता है कि आप थोड़ा बहुत करके आओगे स्टेप मार्किंग से थोड़े बहुत तो मार्क्स मिलते, लेकिन इसमें हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो ऐसे जुगाड़बाजी कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो इसको। एबिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्च होता है। ये क्वेश्चन है बहुत काम का तुम लोगों के, नंबर के साथ साथ बहुत काम का है। देखो कैसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की हिंदी समझते हैं यार पहले ना, उसके बाद फिर देखते हैं। कह रहे हैं कि इन आ रिमोट एरिया, देखो नॉलेज के लिए बता दें रिमोट एरिया क्या होते हैं, ऐसे एरिया जो शहर से बहुत दूर होते हैं। बैकवर्ड नहीं, बैकवर्ड एरिया को भी मैं भी कास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बैकवर्ड। अरे यार जैसे मान लो तुम सिटीज़ में हो, अब सिटी में तुम बहुत बड़ा स्कूल तो लोगे नहीं, तो लोग करते क्या, गांव में जाके एक बहुत बीघे में ज़मीन ले ली, और मतलब रिमोट एरिया ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर जो गांव जो सिटीज़ से दूर रहते हैं वो अपना एक छोटा सा सिटी बना लेते हैं, वहीं पे सब्जी वब्जी रख लेते हैं सब और कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि देयर इज़ अ ओनली बॉय कॉलेज। रिमोट एरिया है मतलब शहर से दूर है, वहाँ पर केवल क्या है, बॉय कॉलेज है, और वहाँ पर प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है। ठीक है, और 3 लोग हैं A, B एंड C, ये जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। तो कह रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल द चांस ऑफ देयर सिलेक्शन, मतलब A प्रिंसिपल बन जाएगा और B और C इनका रेशियो दिया गया 4:2:3। कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट A इफ सिलेक्टेड, संभावना क्या, अगर A सिलेक्ट हो गया मतलब A प्रिंसिपल बन गया तो भाई साहब वो इस कॉलेज को को एजुकेशनल कॉलेज बना देगा। मतलब अभी तक बॉय कॉलेज था, अब गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हो जाएंगे, तो यहाँ पे ठीक है, तो को एजुकेशनल कॉलेज, इसकी संभावना क्या है 0.3। अगर बी जीत गया तो वो इस कॉलेज को को एजुकेशनल स्कूल बना देगा, इसकी संभावना क्या है 0.5। और सी अगर जीत गया तो इसकी संभावना है कि वो 0.8, 80% चांस है कि वो इसको को एजुकेशनल स्कूल बना, तो आपको तो सी ही पसंद आएगा। तो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉलेज विल बी को एजु, क्या संभावना है कि कॉलेज को एजुकेशनल कॉलेज बन जाएगा, जो अभी तक केवल बॉय कॉलेज था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी इंट्रोड्यूस एजुकेशनल कॉलेज, मतलब क्या संभावना है कि जो ये एजुकेशनल कॉलेज बनेगा वो बी के द्वारा बनेगा, इसकी संभावना क्या है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हौच पौच नहीं। तो देखो देखते हैं जल्दी से, ये ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 4, उसकी 2, इसकी 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर ए जीत जाएगा इसकी संभावना क्या 4, और टोटल कितना है 3 2 5 4 9, 4/9। ये छोटी क्लास में हमने पढ़ा था, मतलब 4x ले लो, 2x ले लो, 3x ले लो। ठीक है सर, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी जी क्या हो जाएगी 2/9, और सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/9। ठीक है भैया। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट ए इफ सिलेक्ट, अगर ए जीत गया तो 0.3% है, मतलब 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि वो एजुकेशन कॉलेज बन जाएगा। तो एक इवेंट हम ई लेते हैं, हम कहते हैं कॉलेज कॉलेज विल बी को एजुकेशनल। अब समझ रहा है, ये 0.3 क्या है, ये कह रहा है अगर ए जीत गया, मतलब ए जीत चुका है, मतलब ए इवेंट हो चुका है, फिर कॉलेज को एजुकेशनल बन जाए, इसकी संभावना क्या है 0.3। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ठीक है, फिर कह रहे हैं अगर बी जीत गया, मतलब बी जीत चुका है, फिर वो को एजुकेशनल कॉलेज बना, इसकी संभावना 0.5। अगर सी जीत गया फिर वो कॉलेज को एजुकेशनल बन जाए, इसकी संभावना क्या है 0.8। ठीक है, इतना गिवन है। तो पहला पार्ट देखो क्या कह रहे हैं, क्या संभावना है कि कॉलेज को एजुकेशनल बनेगा, तो पीई हम चाहते हैं को एजुकेशनल बनेगा, और सही बात है को एजुकेशनल बनेगा ना, ये या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा या फिर सी जीतेगा, तो उन सबकी प्रोबेबिलिटी है। अब को एजुकेशनल चाहते हो सकता है, हम चाहते हैं कि वो को एजुकेशनल बन जाए, अगर क्या पता ए जीता और ए जीत चुका है, फिर को एजुकेशनल बना देगा, तो E/E। या फिर ये हो सकता है अगर बी जीता और बी जीता है तो पक्की बात है वो इसको को एजुकेशन बनाने के लिए 0.5 कोशिश करेगा। या फिर हो सकता है अगर सी जीता तो फिर वो भी कोशिश करेगा बनाने के लिए। कह रहे हैं देखो
प्रोबेबिलिटी में ये बोला गया क्या संभावना है कि कॉलेज को एजुकेशन बनेगा, तो हम उसी को लेंगे, मतलब हम चाहते हैं कि कॉलेज को को एजुकेशन बना दें। क्योंकि एक बच्चा सोचेगा यहाँ पे आगे कि सर अगर ए जीता तो 0.3% ही तो है, मतलब 0.3 है, लेकिन 0.7 नहीं है कि वो को एजुकेशन नहीं बने। बट हम यहाँ पे 0.3 लेंगे क्योंकि हम चाहते हैं को एजुकेशन बन जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए ना, यस और नो। अगर वो ये होता कि कॉलेज को एजुकेशन नहीं बने तो यहाँ पे 0.7 लिया जाता, यहाँ 0.5 और यहाँ 0.2, क्या चमका। तो बस अब आंसर आ गया। पी ए की वैल्यू क्या है 4/9 और ई बाई ए की क्या 0.3 मतलब 3/10, और का मतलब क्या होता है जी प्लस होता है, बी का मतलब 2/9 और ई बाई बी कितना है 5/10 प्लस सी का मतलब क्या 3/9 और ये कितना 8/10। तो 4 × 12 90, 5 दूनी 10 90, 8 × 24 और ये 90, तो जोड़ दो 24 44 और 46/90। ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि स्कूल है वो को एजुकेशनल बन जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी इंट्रोड्यूस को एजुकेशनल कॉलेज, मतलब को एजुकेशनल कॉलेज तो बनेगा, मतलब को एजुकेशनल कॉलेज बनेगा, मतलब बन चुका है, लेकिन किसके द्वारा बने, बी के द्वारा। तो ये बन गया बेस थ्योरम, यस और नो। मतलब यहाँ एक कंडीशन गिवन है कि को एजुकेशनल तो बनेगा लेकिन किसके द्वारा, बी के द्वारा। तो यार देखो बहुत कराए, अब इसको फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, पी वी। अब हमको पता है कि बी जीत चुका है, फिर कॉलेज को एजुकेशनल बनाना है, अपॉन नीचे टोटल तीनों के लिखते जाओ। मतलब ए जीत चुका है, फिर ए बनाएगा को एजुकेशनल, या फिर बी जीत चुका है और बी बनाएगा को एजुकेशनल, या फिर सी जीत चुका है और सी बनाएगा को एजुकेशनल कॉलेज। तो पी बी 2/9, बी जीत चुका है और ई 0.5 मतलब 5/10। टोटल में ए वाले छाप दो सारे, ए कहाँ गया हमारा 4/9 और ए वाला क्या 3/10 प्लस 2/9 5/10। अब सी वाला लो भैया 3/9 और 8/10। चलो जी इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो 10/90 ये हो गया 12/90 प्लस 10/90 प्लस 24/, तो ऊपर हो गया 10/90 और ये हो गया 46/90। तो 10/42 से कट हो रहा, काट दो नहीं पे थोड़ा जैसा आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन समझो बस ये। अच्छा देखो यार मैंने इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से करा, तुमको लग रहा होगा मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, बट प्रोबेबिलिटी की जिसकी पूछी जाती है हम उसको ऊपर रखते हैं हमेशा। ठीक है, अब सर ये क्वेश्चन था टोटल प्रोबेबिलिटी का, ये था हमारा बेस थ्योरम का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है भैया, डाउट है तो यार देख लो यार। अब ये वही बच्चे क्वेश्चन कर पाएंगे जिनको बेसिक आता है, अब जिनको बेस थ्योरम ही नहीं पता उन्हें तो पक्की बात दिक्कत होगी। चलिए देखिए एक और इंटीग्रेशन का अच्छा क्वेश्चन है। नहीं ये नहीं होना था, ये नहीं होना था। हाँ जी, हाँ 15 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ तो आ जाओ अभी, चाहे 15 मिनट आ जाना जैसे ही लगे। ठीक है ओके। चलो देखो अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है ये, क्योंकि आप किसी से नहीं हो पाया। इसको हम ऐसा करते पहले तो ब्रेक डाउन करते हैं इसका अलग अलग, पहले 1 से लेके 5 तक मॉडुलस x - 1 dx प्लस 1 से लेके 5 तक मॉडुलस x - 2 dx, मॉडुलस 1 से लेके 5 तक। चलो जी अच्छा, अब तो यहाँ पे ब्रेकडाउन का मीनिंग देखो आगे क्या है। आप 1 से लेके 5 तक, ये तो कॉमन मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पुट करो 1 से, आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यस और नो पॉजिटिव आएगा। तो जब पॉजिटिव आएगा तो मॉडुलस का काम खत्म हो गया, क्योंकि मॉडुलस होता है क्या पॉजिटिव वैल्यू देता है, और यहाँ तो इसके बीच में सारी वैल्यू क्या पॉजिटिव आ रही हैं। तो 1 से लेके 5 तक मॉडुलस को मारो गोली। अब यहाँ पर आओ भाई साहब, 1 से लेके 5 तक यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है। देखो कैसे, 1 से लेके 5 तक सपोज वैल्यू 1.1 मैंने यहाँ पुट की तो आंसर नेगेटिव आ रहा है,
यस और नो, और 3 पुट की तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या है, x जो इसके अंदर है x - 2 को रखो 0 के इक्वल, तो x बराबर कितना आया 2। तो इसको ब्रेक डाउन हम लोग करेंगे 1 से लेके 2 तक, x - 2 dx प्लस 2 से लेके 5 तक x - 2, लेकिन 1 से लेके 2 तक कुछ भी वैल्यू रखोगे नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, मतलब ये आंसर कितना आएगा नेगेटिव। और मॉडुलस देता क्या है, तो हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर हमको पॉजिटिव ही चाहिए भाई साहब, और 1 से लेके 2 तक आंसर नेगेटिव दे रहा है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया। ऐसे यहाँ पर आ जाओ, 1 से लेके 3 तक नेगेटिव देगा ये, तो 1 से लेके 3 तक मॉडुलस x - 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी माइनस, और प्लस 3 से लेके 5 तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो पॉजिटिव में तो कोई छेड़खानी करनी नहीं हमको। क्या चमका जी, तो बस अब कैलकुलेशन है भैया दबा के। तो आ जाओ जी, x का x² माइनस 1 का x, और ये 1 से लेके 5 तक, माइनस x का x² और माइनस का 2x, और 1 से लेके 2, ये हो गया x² माइनस का 2x, 2 से लेके 5, माइनस x² माइनस का 3x, 1 से लेके 3, x² माइनस 3x और 3 से लेके 5। ठीक है सर। अब यार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहले x की जगह 5 रखो, तो 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस 5, तो अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 1, तो 1/2 माइनस x माइनस 1, तो ये तो इसका निकल के आया, माइनस x की जगह अपर लिमिट रखो 2 to 4/2 और माइनस का 4, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 1/2 माइनस का 2, प्लस अपर लिमिट 25/2 माइनस 10 माइनस लोअर लिमिट, तो 2 to 4/2 माइनस का 4, 2 से लेके 5 तक। ऐसे उम्मीद मत करो हमसे हम पूरा करेंगे, ठीक है। चलो ऐसे करते रहना, बच्चों वाली बात है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कर लोगे ना यार सॉल्व, क्यों टाइम बेकार कर रहे हो, हमारा भी अपना आंसर आएगा 17। ठीक है, इसे कर लेना, क्यों कैलकुलेशन है, लॉजिक खत्म हो गया, लॉजिक खत्म हो गया। ये बस सोचा हम पूरा ही तुम्हें करके दिखाएं यार। अब इसे सॉल्व नहीं कर पाए तो उम्मीद मत करो 12th की, ठीक है, क्यों बताओ ना यार। लेकिन आकाश ये गलत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 3D का है ये, ठीक है। चलो देखते हैं, क्या रहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर, एक मतलब परपेंडिकुलर भी देखा जाए तो एक लाइन ही तो है यार, ठीक है, वो एक लाइन है। ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट, ये पॉइंट है, मान लो सपोज पॉइंट का नाम मैं ए दे देता हूँ, ये ए पॉइंट है घेरा, जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 4 और -1। तुम लोग बोलो नहीं प्लीज, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है हल्का, बिल्कुल मत विस्परिंग बिल्कुल मत करो। ए पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किस पर, ये एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। सपोज ये लाइन की इक्वेशन ये रही, मान लो ये रही, ये एल एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन ये। तो सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, जो x + 5 है इसको लिखिए x - -5/1, y -3/4 और z -6 तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये तो यार पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x - x, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस आता है, तो हमने माइनस में कन्वर्ट कर लिया। अब ये एक लाइन है, ये रही परपेंडिकुलर, हमने इस पर ड्रॉ कर दी, मान लो ये बी पॉइंट है, तो बस कायदे में देखा जाए इस ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, यस और नो। अच्छा इन्होंने ये तो नहीं बोला वेक्टर बताओ या कार्टेशियन बताओ, तो हम कुछ भी बता सकते हैं, इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब एक बात सुनो, कोई किसी भी लाइन की इक्वेशन जब वो किसी पॉइंट से होती हुई जाती है तो उसका ये होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और ए वेक्टर जो होता था वो उसके पोजीशन वेक्टर होते थे जो गिवन पॉइंट होता था। तो ये पॉइंट तो हमारे पास गिवन है, तो आर वेक्टर बराबर हो गया 2i प्लस 4j माइनस का k प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो बस अब हमारा टारगेट है कैसे भी करके बी वेक्टर हमको फाइंड करना है, कैसे भी करके बी वेक्टर पता लग जाए तो ये क्वेश्चन हो गया। वैसे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब बी वेक्टर के लिए सारा झमेला हमको करना पड़ेगा। तो अब देखिए कैसे करा, एक बात सुनो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। अगर हम कैसे भी करके बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें बी पॉइंट के, तो उससे क्या होगा, ए के पता है बी के पता लग जाएंगे। तो ए बी लाइन की इक्वेशन तो बनानी आती, वेक्टर फॉर्म में हम लोगों को पढ़ी हम लोगों ने, फिर उसके डायरेक्ट से रेशियो निकल के आ जाएंगे। तो सबसे पहले बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर, देखो जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यह एक्स
देखो यार, ये जो क्वेश्चन जितने भी हो रही है बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। मैं बेसिक तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मैंने कहा मान लो सपोज वो लैम्डा आंसर आएगा, इसीलिए ये कार्टेशियन फॉर्म है। वेक्टर में देखो कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी आती है, मैं सपोज इसका आंसर लैम्डा आएगा, तो क्या ये वैल्यू लैम्डा के इक्वल नहीं है, ये वैल्यू लैम्डा के इक्वल है, तो एक एक करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ले। तो ये तो हो गया x + 5/1 इक्वल्स टू लैम्डा, तो x बराबर क्या हो गया लैम्डा - 5, x के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। ऐसे डायरेक्ट मैं यहाँ से ये y + 3/4 इक्वल्स टू लैम्डा, तो y बराबर क्या हो गया 4 लैम्डा - 3। ऐसे यहाँ से मैं डायरेक्ट z की आपको बताता हूँ, तो -9 लैम्डा +6, ये x y z निकल के आ गए। अब एक बात समझना, ये जो इक्वेशन थी ये इस लाइन की थी, तो x y z पक्की बात है इस किसी ना किसी लाइन के कोई ना कोई पॉइंट होंगे। तो मैंने कहा मान लो वो b पॉइंट है, तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गए लैम्डा -5, 4 लैम्डा -3 और -9 लैम्डा +6। ये बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। यस और नो। अगर मैं आपसे बोलूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो, तो इससे इसको माइनस करते जाओ, ठीक है ना। a2 - a1 b2 में यही होता था, तो इसमें इसको माइनस करेंगे, तो ये हो गया लैम्डा -5 -2। दूसरा हो गया 4 लैम्डा -3 -4 और -9 लैम्डा +6 +1। क्या मैं समझा पा रहा हूँ ये चीज़? क्यों सर आपने माइनस किया भैया? अगर मैं सपोज मैं आपसे सोचूं ए बी एक लाइन है, इसकी इक्वेशन बताओ, तो सपोज मैं कहता हूँ ए बी वेक्टर क्या होता था, बी से ए को माइनस करते जाओ, ऐसे ही तो बनता था। तो जो उसके आगे लिखे होते थे वो उसके डायरेक्शन रेशियो होते थे, तो हमें तो डायरेक्शन रेशियो से मतलब है। तो ये कितना आ गया जी लैम्डा -7 और 4 लैम्डा -7 और -9 लैम्डा +7, ये निकल के आ गए ए वी लाइन के डायरेक्शन रेशियो। अगर मैं आपसे बोलूं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एल लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो एल यही तो है 1 4 -9 1,4, -9, और ये दोनों लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 किसके बराबर होता है 0 के इक्वल। उनके डायरेक्शन रेशियो करस्पॉन्डिंग का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनका आपस में मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर। तो लैम्डा -1 लैम्डा -7 में 1 का मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 लैम्डा -7 में 4 का मल्टीप्लाई किया, और -9 लैम्डा +7 में -9 का मल्टीप्लाई किया, किसके बराबर रख दिया 0 के। करते तो क्या लैम्डा -7 16 लैम्डा -28 -9 का प्लस का 81 लैम्डा और 63 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो देखो भैया लैम्डा 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 तो 98 लैम्डा। अब ये सब माइनस के उधर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के, तो ये भी 98 हो गया। देखो तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई भैया 1 निकल के आ गई। यस और नो हमारे पास, लेकिन अभी भी टारगेट क्या कि ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो एक तो पता बस हमको बी वेक्टर कैसे भी करके पता लग जाए। यस और नो। तो अब देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, तो कुछ नहीं करना है, ये लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ पे इसमें पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा की जगह क्या पुट करना है हमको 1 पुट करना है। तो 1 - 7 और 4 × 1 - 7 और -9 × 1 प्लस का 7। तो आंसर कितना आया -6 और -3 और -2। तो बस कुछ नहीं, यही हमारे पास आ गया वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियो। तो कुछ नहीं करना है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस का k कैप और प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या आ जाएगा -6i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का। अगर आप कहोगे सर ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो आंसर कार्टेशियन फॉर्म में ला, यार बड़ा सिंपल है। तो क्या हो जाएगा इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या है x - x1 कितना है जी 2 अपॉन कितना है जी कहाँ गया -6 बराबर y - y1 अपॉन कितना है माइनस का 2 और 3 था 3 क्यों आएगा
अच्छा -3, ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस का, तो ये आ गया हमारी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। कंसेप्ट समझा। देखो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए इसमें। क्यों निकाले डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि परपेंडिकुलर थे तो लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते थे मल्टीप्लाई करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस 20 साल के मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ कि जो कि आप लोग ने अभी तक नहीं करे हैं, ठीक है, देख लो इसको। चलो जी देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन क्यों है ये आपको बताओ। अगर ये क्वेश्चन पहली बार में, ये मैथ्स का एक वैसे मैथ्स में बहुत कम एक्सेप्शनल केस हैं, बट उनमें से कोई ये क्वेश्चन है, अगर ये टीचर भी करे या मैं भी करूँ, कोई भी करे बच्चा, तो पहली बार में ये 99.99% हर किसी का गलत होगा पहली बार में। अगर ये क्वेश्चन किसी टीचर या किसी बच्चे के लिए नया क्वेश्चन है एकदम, उसे हर कोई एक मिस्टेक करे। क्या मिस्टेक करेगा पहले वो देखो जरा। और 99 पर आप भी अगर करते ना तो यही मिस्टेक करते। चलो जी, सबसे पहले जब कभी मॉडुलस वाले क्वेश्चन आते तो भैया हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते नॉर्मल। इसको रखो 0 के इक्वल, ठीक है सर। तो हमने क्या किया, इसको रखा 0 के इक्वल, x sin पाई x इज इक्वल टू 0। x गया 0 में तो sin पाई x इज इक्वल टू 0, और 0 को लिख सकते हैं sin 0, तो पाई x बराबर 0 और x की वैल्यू क्या निकल गई 0। और वो 0 देखो -1 से 3/2 के बीच में है, सही बात है। ब्रेक डाउन करेंगे इसको, तो कैसे करते थे ब्रेक डाउन, -1 ये और भाई साहब 3/2 ये, 0 यहाँ कहीं होगा। अब मॉडुलस में ऐसा करते क्यों है, क्योंकि हमको ये पता करना है कि इसके बीच में अगर आंसर मान लो नेगेटिव आ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करके चेक करो यहाँ पे क्या आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। तो देखो 0 से -1 के बीच में -1/2 है, चलो पुट करते हैं यहाँ पे, x की जगह -1/2, साइन पाई की जगह पाई और एक्स की जगह -1/2, तो माइनस का पाई/2, ठीक है। अच्छा साइन के अंदर जो माइनस साइन होता है वो कहाँ पर आता है, बाहर आता है, तो ये माइनस इसके साथ क्या हो गया प्लस, और साइन पाई/2 की वैल्यू मतलब आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। अब 0 से 3/2 पे जाओ, तो हम सपोज 1/2 लेते हैं। बेटा बोलो, नहीं बोला था ना यार, प्लीज़ यार, पता है फिर डिस्टर्ब होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 0 से 3/2 के बीच में वैल्यू पुट करो यहाँ पे भैया 1/2, तो हमने क्या किया, x की जगह 1/2 और साइन पाई/2, आंसर क्या निकल के आया, पॉजिटिव, ठीक है। अब बस यहीं से खेला शुरू हुआ। ये क्यों अलग क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे उसमें क्या था कि अगर 0 से 3/2 के बीच में आंसर पॉजिटिव आया है, हमने तो केवल एक वैल्यू पे ही चेक किया था ना, अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे, तो एक बार प्लस आया तो इसका हर वैल्यू पे आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। 0 से लेके -1 के बीच में प्लस आया, हमने वैल्यू पुट की थी -1/2, एक पे ही तो चेक किया था, इसका मतलब सारी वैल्यू पे आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। अभी तक ऐसा होता था, बट ये इतना अलग क्वेश्चन है कि ऐसा नहीं है। देखो कैसे, अब एक होशियार बच्चा है, उसने कहा कि सर आप ऐसा करो, x की जगह आप 11/10 रखो। वो देखो इसके बीच में आ रहा है क्योंकि आंसर 1.1 हुआ, यस और इसके बीच में आ रहा है, तो मैंने कहा चलो यार तुम कह रहे हो रख के देखते हैं, तो रखो भैया x की जगह 1.1 और साइन पाई इंटू 1.1, यस और नो, रखे हम लोग रख सकते हैं ऐसा। चलिए 1.1 पाई बोले तो 180, और 180 में अगर 1.1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर पक्की बात है 180 से ज़्यादा आएगा। 180 से ज़्यादा आएगा इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन किसका होता है, साइन किसका होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब 11/10 पे तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, और हमने लगाया क्या था, यहाँ पे प्लस आया था। इसलिए पहली बार में अगर कोई भी इस क्वेश्चन को करेगा तो ये गलती हर किसी से होगी, फिर जब वो आंसर चेक करेगा तब वो लॉजिक लगाएगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसलिए अब हम करें क्या सर, फिर हमको कैसे पता लगेगा कि कहाँ तक प्लस आएगा और कहाँ से नेगेटिव स्टार्ट होगा। तो ऐसे में आपको मैं बहुत ही देसी तरीके से बताऊँगा ये चीज़। देखो जरा, ये क्या है, साइन है ना, साइन का ग्राफ अगर हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से आता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 और -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू देता है ये पाई/2 पर देता है भैया, यस और नो, और ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे हमारे यहाँ। अब देखना, जैसे ही आप 1 पर आए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पर आए, उसके बाद इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। देखो जरा, 1 के इधर गए तो डाउन हो रहा है, और इधर से तो हम ऊपर की तरफ आ रहे थे, मतलब 1 जो हमारा है वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, 1 पे भी चेक करेंगे। तो 1 से पहले आप कोई सी भी वैल्यू रखोगे आंसर प्लस आएगा, और 1 के इधर जाओगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और देख भी लो, 1 के इधर जाने के बाद डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने पर आंसर क्या आएगा जी,
माइनस का आएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो इसमें कोई भी लॉजिक नहीं रहा, बट ये बच्चे गलती करके आते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक बार प्लस आने पर 0 से 3/2 तक प्लस आने पर हर बार प्लस आता था, बट ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर ये सारे डाउट मतलब जो भी पढ़ा था सब खत्म हो गया। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा 1 तक, 0 से लेके 1 के बीच में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। 1 से थोड़ा सा भी ज़्यादा गए तो ये नेगेटिव दे रहा। सही बात है यार, 1 से ज़्यादा जाओगे तो डाउनवर्ड्स आ रहा ना ये। और देखो -1 से +1 तक क्या पॉजिटिव है, आप देखो -1 से +, देखो ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है, यस और नो, तो इसका मतलब ये प्लस है और उसके बाद नेगेटिव है। क्या मैं समझा पाया भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो अब इसका ब्रेकडाउन देखो हम कैसे करेंगे। हमने क्या देखा, -1 से +1 तक ग्राफ क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब इसका मॉडुलस हटा देंगे प्लस, और 1 से लेके 3/2 तक क्या था, माइनस है, और माइनस को प्लस कैसे करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो ये होगा x sin, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलो भैया पूरा सॉल्व करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको पूरा सॉल्व करें। बट अब कैलकुलेशन रह गई है, लॉजिक खत्म हो गया, इसका लॉजिक खत्म हो गया। तो मैं इसको I1 लेट करता हूँ और इसको I2 लेट करता हूँ। पहले मैं I1 का आपको करके दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। तो भैया x sin πx का हमें करना है। इसमें हम लोग क्या आईलेट नहीं लगा सकते, आईलेट लगा सकते हैं इसमें, तो आई लेट, तो एक का मतलब एलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री बाद में आ रही है। तो भैया क्या करते थे इसमें, किसको छोड़ना है, x को छोड़ा, जो फर्स्ट होता है उसको छोड़ा, इंटीग्रेशन sin πx dx माइनस d/dx x और sin πx dx और ये dx। लिमिट बाद में रखेंगे, पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो x साइन का क्या होता है, माइनस cos πx, और पाई से क्या होगा, डिवाइड। अब ये भी समझाना क्योंकि πx को लेट किया था तो पाई आता, वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। माइनस x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो गया, साइन का क्या होगा जी, माइनस का cos πx अपॉन पाई dx, सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का x cos πx अपॉन पाई प्लस cos का क्या होगा जी, sin πx अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट क्या है, -1 से 1, -1 से 1 लगा भी दो, चलो कोई बात नहीं। चलिए जी, अपर लिमिट, तो जहाँ जहाँ x है उसकी हर जगह 1 पुट करो, तो ये तो माइनस cos पाई हो गया अपॉन पाई, प्लस का x की जगह 1 केवल। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना, कर मत देना, ये पाई एंगल के साथ है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह -1, तो देखना तो +1 हो गया ये तो, और cos पाई माइनस का x अपॉन पाई प्लस sin पाई माइनस का अपॉन पाई स्क्वायर। चलिए जी, cos पाई की वैल्यू -1 होती है तो ये +1 होगी, 1 अपॉन पाई। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये तो 0 ही हो गया, माइनस। अब देखो cos के साथ अगर एंगल माइनस होता है तो भैया क्या बन जाता है, x की जगह माइनस बनता है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस ही बन जाएगा ना वैसे। तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है जी, -1 अपॉन पाई, साइन पाई तो 0 प्लस का 0, तो ये होगा 1 अपॉन पाई, और ये प्लस का 1 अपॉन पाई, तो इसका आंसर कितना है जी, 2 अपॉन पाई, ठीक है। अब यार देखो सुनो, इंटीग्रेशन तो इसका भी यही होगा, केवल आपको लिमिट है 1 से लेके 3/2 रखनी है। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, लॉजिक इसका खत्म हो गया। मैंने एक का करके दिखा दिया, दूसरे का खुद से करो, और बीच में साइन किसका लगा देना, माइनस का। और अगर तुम ये सोच रहे सर हम इसका नहीं कर सकते, तो फिर ये क्वेश्चन ही तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन लॉजिक ये बहुत बड़ा लॉजिक है, और ये NCERT का एग्जाम्पल 43 है, जो हम लोग सोचे बैठे थे ना। NCERT सिंपल है, NCERT की मिसलेनियस बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो, कर लेना मतलब। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशियल, बेटा आप शांत हो जाना, ठीक। कह रहे हैं कि सो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो जब कभी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको जनरल सॉल्यूशन मिलता है, मतलब y की वैल्यू निकल के आती है। तो कह रहे प्रूफ करो कि भैया ये इस फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में आएगी, ऐसा हमको प्रूफ करना है। चलो जी, तो देखते हैं किस मेथड से सॉल्व होगी ये। तो
डी वाई ओवर डी एक्स है, ये उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। तो अब देखो वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा, एक्स को एक तरफ वाई को एक तरफ आसानी से कर सकते हैं हम लोग। तो ये वाई वाले इधर आएंगे और माइनस माइनस को बाहर लगा दो, दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यार वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, ये हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का इंटीग्रेशन है, जिसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। मैं किसी एक को करके बता देता हूँ, दूसरा सेम वैसे हो जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 को कैसे कर देंगे, देखो वाई स्क्वायर है 2 अपनी तरफ से लिख दो, ऐसे तो होता था, ठीक है। और जो वाई स्क्वायर के आगे लिखा है 1 लिखा है उससे लिख दो। अब एक बात सुनो, यहाँ पे क्या है जी, y लाना था, और अगर हमने यहाँ पे y लिख दिया तो हम पक्की बात है y/2 करना पड़ेगा हमें, यस और नो, ठीक है। तो हमने क्या किया, कायदे में देखा जाए 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर तो y आ गया। अच्छा, और 1/2 का स्क्वायर एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो प्लस। अब ये मत पूछना कहाँ, ये सब भैया कंप्लीट स्क्वायर आना चाहिए आपको ये। तो ये हो गया y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया भैया प्लस का 3/4। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक। बात नहीं करो, तुम ही बात करो, क्या फ़ायदा फिर। 3/4 को हम लिख सकते हैं √3/2 का, क्योंकि कैलकुलेशन है बस इसमें ज़्यादा। तो चलो आ जाओ, ये हो गया y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर डी वाई, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा ये 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का, ये बेटा ये प्लस का था, उधर गया तो माइनस का हो गया, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या, ये वाला फॉर्मूला बन गया 1/x² प्लस a² dx। इसका क्या होता था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, यही तो होता था। तो अब कंपेयर करना सीखो यार तुम लोग, a की वैल्यू क्या है √3/2, x की वैल्यू क्या है y प्लस 1/2। कैलकुलेशन है, लेंथी जाएगा, तो माइंड सेटअप करके चलो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो चलो भैया 1/a, अब सुनो जरा 1/a, तो 1/√3/2 tan इनवर्स x/a, x कितना है y प्लस 1/2 और a कितना है जी √3/2। सेम कंडीशन यहाँ पे लगाओ, 1/a और tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन √3/2 प्लस c। अच्छा यहाँ पे एक बच्चा गलती कर सकता है क्या, इससे इसको कैंसिल कर देगा, नहीं भाई साहब प्लस c भी लगा हुआ है वहाँ पे, हाँ माइनस भी आएगा और प्लस c भी लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। चलो ये तो जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 2/√3 tan इनवर्स, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे 2y प्लस 1/2, और ये कितना है जी √3/2। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे माइनस का 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/2, तो 2 से 2 शहीद हो गया, क्लियर है। अच्छा जी, तो 2/√3, देखो वैसे तो सिंपल है, बट टारगेट हमारे पास ये है कि हमको इसको लेकर, तो इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये हो गया 2y प्लस 1/√3, और इधर आएगा तो किसका हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 इक्वल्स टू c। 2/√3 कॉमन आ रहा है, तो डायरेक्ट करते हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ से 2/√3 कॉमन ले लेता हूँ, और ये 2/√3 उस तरफ पहुँच जाएगा, ठीक है। इतना तो बनता है यार, ठीक है, इतना बनता है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा, मैं फॉर्मूला भी लिखते चलता हूँ जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो tan इनवर्स को ऐड करो, 2y प्लस 1/√3 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन
√3 अपॉन 1 माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो 2y प्लस 1 और 2x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, ठीक है। चलो आगे जगह बनाते, लिखो भैया यहाँ तक पहले, है। चलो देखो, अच्छा अब देखो ऐड कैसे करेंगे, नीचे सेम है तो ऊपर वाले ऐसे ऐड हो जाएंगे। tan इनवर्स 2y 2x प्लस 2y प्लस 2 अपॉन √3, यस और नो। अब यहाँ पढ़े लिखे आदमी हो तो ये होगा 3 माइनस, और इनका कर दो आपस में क्या जी, मल्टीप्लाई, तो 4xy प्लस का 2y प्लस का 2x और प्लस का 1, और नीचे कितना आ गया जी 3। क्या हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यार, केवल और केवल कैलकुलेशन है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। tan इनवर्स इधर जाएगा तो किस में जाएगा जी, tan में, ठीक। एक √3 से एक √3 शहीद हो गया, तो 2 ऊपर से देखो 2 कॉमन आ रहा है, अंदर x प्लस वाई प्लस 1 थोड़ा थोड़ा दिखा, ठीक है, अपॉन माइनस के अंदर एंट्री कराओ, 4xy माइनस का 2y माइनस का 2x और माइनस का 1, ये √3 ऊपर आ जाएगा भैया। अभी इनको बाद नहीं करेंगे यार, दिमाग खराब करते हैं। हेलो, चलो आ जाओ, ये हो गया। अच्छा अब ये √3 कहाँ जाएगा हमारे पास, सबसे ऊपर ना, तो ये होगा 2√3 और x प्लस वाई प्लस 1। अब देखना भैया यहाँ से 3 से गए तो ये 2 माइनस का 4xy माइनस का 2y माइनस का 2x। अब यहाँ से भी देखो 2 कॉमन आ रहा है। आप अब यार कैलकुलेशन है बस, तो 2 आ रहा है यहाँ पे, तो 1 माइनस का 2xy माइनस का y और माइनस का x, थोड़ा थोड़ा दिखा देखो, तो 2 से 2 शहीद हो गया। अब ये √3 इधर आएगा डिवाइड में, तो 1 अपॉन √3 tan √3/2c। अब देखो इसको, ये है तो भाई साहब कांस्टेंट, तो क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए a ऐड कर सकता हूँ? क्यों किया? क्योंकि इन्होंने बोला, हम इसलिए करते, इसको हम a कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या बचा, x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2xy माइनस का y माइनस का इक्वल टू a। बस दिस इज योर आंसर। अरे थोड़ी देर और रुकते, हम लोग बाहर मिलते तुम्हें, जब जाओगे तभी से, सही बात है, मौज तो ये लोग ले रहे हैं। चलो जी एक और धांसू क्वेश्चन देखो, क्या कह रहे हैं कि सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ कोन ऑफ अ हाइट h, मतलब एक कोन गिवन है, कोन गिवन है मतलब उसकी रेडियस और हाइट कांस्टेंट है, उनके अंदर एक, सपोज मैं कोन बनाता हूँ, एक कोन ये रे भैया, ये कोन है, इस कोन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर। कह रहे हैं कोई एक सिलेंडर तो ऐसा होगा ना जिसका वॉल्यूम क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, तो उसको जब सॉल्व करोगे, इसका वॉल्यूम निकालोगे तो ये निकल के आएगा, और अल्फा क्या है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल है। फिर से समझो, इस कोन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर बन सकते हैं। जैसे मैं रफली अगर आपको बताऊं कि ये कोन है, इस कोन के अंदर एक सिलेंडर ये बन गया भैया, एक सिलेंडर ये बन गया, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर बन सकते हैं। हमको पता लगाना है कि किसी एक का तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा ना, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है उसका वॉल्यूम ये निकल के आएगा, ये हमको प्रूव करना है ये, ठीक है जी। तो चलो जी देखते हैं। अच्छा सेमी वर्टिकल एंगल मतलब क्या हुआ, सेमी वर्टिकल एंगल ये होता है, वर्टिकल मतलब सीधा, जो लाइन सीधी आती है वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसीलिए सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, सेमी मतलब हाफ। तो ये रहा सेमी वर्टिकल एंगल हमारे पास, ये अल्फा, ये दिया गया अल्फा। अब इसके अंदर मैंने आपसे कहा कि ये रहा वो सिलेंडर जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है, लेट कर लेता हूँ, ये रहा भैया, मान लो ये रहा वो सिलेंडर, ये रहा, ये सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम क्या है जी, मैक्सिमम है। तो चलो अच्छा, जो कोन है इसकी जो हाइट गिवन है भाई साहब, वो स्मॉल h गिवन है, ठीक है, इस पूरे की जो हाइट है वो क्या है, और बड़े वाले सिलेंडर की जो मैं, सॉरी कोन की जो मैं रेडियस लेता हूँ वो स्मॉल r लेता हूँ। अब आती बात सिलेंडर की, इसकी हाइट में कैपिटल H लेता हूँ, उसकी रेडियस कैपिटल R लेता हूँ, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम है वो मुझे मैक्सिमम ये दिखाना है, तो चलिए
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कैपिटल आर और कैपिटल एच दोनों ही वेरिएबल है, क्योंकि ये चेंज होंगे जैसे जैसे सिलेंडर का साइज घटेगा बढ़ेगा, आर और एच में फर्क पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में करें, तो ये बड़ी समस्या है। तो अब भैया एच और आर में एक रिलेशन निकालते हैं, तो ये बन जाएगा क्लास 10th का क्वेश्चन। अब ये हम लोग कर चुके हैं एनसीईआरटी में से। ए और इसका नाम दे दो भैया बी और सी और ये डी और ये ई और ये एफ और ये जी, ऐसे हमने नामकरण इसके कर दिया, ठीक है। अब कैसे बन जाएगा तो देखो जरा, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल बड़ा वाला ए डी ई, इन दोनों को सिमिलर दिखा सकते, किया हम लोग एनसीईआरटी में ऐसा। ए बी सी और ए डी ई आपस में क्या है, सिमिलर। कैसे पता, तो देखो एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन, और ये सेमी वर्टिकल है तो ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90, तो बी और डी आपस में क्या है जी 90, एंगल बी बराबर एंगल डी आपस में क्या है 90। तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी ई, और जब कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं उनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। तो चलो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए। तो बस इसकी वैल्यू पुट करनी, उसको ए बी देखो, ए बी अब समझना, ये पूरी एच है, ये कैपिटल एच है, इतना क्या बचा एच माइनस एच, तो ये हुआ एच माइनस कैपिटल एच अपॉन ए डी। वेयर इज ए डी, ए डी पूरी क्या है स्मॉल एच, बस स्मॉल एच का थोड़ा ध्यान रखना। बी सी सुनो, ये क्या हमने लिए कैपिटल आर अपॉन डी ई, डी के स्मॉल आर बराबर ए सी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं, एसी को मारो गोली छोड़, हमें तो इसी से काम चल जाएगा। अब यहाँ से जो एक बच्चे गलती करके आते, देखो हम लोग यहाँ से कैपिटल एच की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और कैपिटल आर की भी वैल्यू निकाल सकते। बताओ आकाश किसकी निकालो, कैपिटल एच की या कैपिटल आर की, सोच के बताओ। एच की निकालो, क्यों, आर की वैल्यू निकालोगे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कैपिटल एच की वैल्यू निकालो, कैलकुलेशन क्या होगी जी सिंपल हो जाएगी। तो चलो यहां से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे कैपिटल एच। अब समझना कैपिटल एच, ये कांस्टेंट आर के टर्म्स में आ गए, तो हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं कैपिटल एच की वैल्यू। तो देखो कैसे होगी, एच माइनस कैपिटल एच, इसका मल्टीप्लाई एच आर अपॉन आर, और ये एच माइनस ये इधर आएगा एच, बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, अपॉन आर इक्वल टू कैपिटल एच, ये निकल के आगे किसकी वैल्यू कैपिटल एच की वैल्यू, ठीक है भैया। अब ये वैल्यू उठा के इस वाले में पुट कर दो वॉल्यूम में, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, और एच की वैल्यू क्या है एच माइनस एच कैपिटल आर अपॉन आर। चलो जी मल्टीप्लाई करो अंदर, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर क्यूब एच अपॉन आर। चलो अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, आर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यह एच कांस्टेंट, ये स्मॉल आर का पाई तो है ही कांस्टेंट, तो डी वी अपॉन डी आर, तो आर स्क्वायर का 2r, तो 2 पाई आर एच माइनस आर क्यू का 3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन आर। आर तो कांस्टेंट है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। चलो जी अब डी वी अपॉन डी आर आ गया। अगला काम क्या होता था, किसके बराबर रखते थे 0 के, तो मैं डायरेक्ट रखा हूँ 0 के इक्वल, तो 2 पाई आर एच, ये उधर गया 3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन आर। अब देखो क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई गया, एक एच से एक एच गया, एक आर से एक आर गया, अब क्या बचा पहले लिख लो, 2 इधर बचा 3 इधर बचा, आर अपॉन आर। देखो हमने आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो आर की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2r अपॉन 3, तो ये आ गया आर की वैल्यू। अब हमको ये भी दिखाना है कि भैया ये मैक्सिमम होगा, तो इसका दोबारा डिफरेंस, क्यों ये दिखाना बहुत जरूरी है, इसका दोबारा करो, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, तो ये तो आर का 1 हो गया, तो 2 पाई एच हो गया माइनस 6 पाई आर एच अपॉन आर। अब सुनो यार, यहाँ पे आर की वैल्यू हम रखेंगे 2r अपॉन 3। एक बात सुनो यार, यहाँ पे रख के देखो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आएगी, यस और नो, तो ये पक्की बात आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। सो r इज इक्वल टू 2r अपॉन 3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
ठीक है, हमको ये पता लग गया। तो कुछ नहीं करना भैया, अब हमको ये निकल के आया क्या R, तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम क्या दिखाना था वॉल्यूम, तो H की वैल्यू भी तो हम निकालेंगे, H की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पे R की वैल्यू ये पुट कर दो, तो H माइनस H, R की वैल्यू क्या है जी 2R/3 और नीचे कितना है जी R, तो ये क्या हुआ इससे शहीद हो गया, तो इधर कितना अच्छा H माइनस 2H/3, तो ये कितना आ गया H/, तो कैपिटल H की वैल्यू भी नहीं निकल के आ गई और कैपिटल R की वैल्यू भी निकल, वो कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ का खेला देखो, चलो आ जाओ भैया, लेके ये आना है मैं, तो पाई कैपिटल R का स्क्वायर, तो ये 4R² 9 और H की वैल्यू क्या है H/3, तो देखो भैया 4π27 और R²H, यस और नो। लाना क्या था ये भी, अभी देखो हमको लाना क्या tan अल्फा, कुछ नहीं करना है, थोड़ी जगह ले लो, पहले यहाँ से लेते हैं। हाँ चलो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि tan अल्फा की वैल्यू क्या, चलो यहाँ से निकालते हैं tan अल्फा, तो tan बराबर होता है P/B, तो अल्फा का सान P कितना है R और B कितना है जी H, क्या हम लोग R/H की जगह tan² अल्फा लिख सकते हैं जी? हाँ अरे यार R/H की जगह tan अल्फा नहीं लिख सकते? अच्छा स्क्वायर बोला था मैंने, गलती पकड़ रहे हो बेटे, बड़े हो गए। तो R/H की जगह tan अल्फा लिख सकते ना हम लोग। चलो अब यहाँ पे R², तो हमने क्या किया H² से डिवाइड किया और H² से मल्टीप्लाई किया, क्या कोई फर्क पड़ा? ये वैल्यू किसकी होगी tan² अल्फा की, H³ आ गया आंसर। तो बस, तो ये हमारा 4π27H³ और ये क्या हो गया tan², दिस इज योर आंसर। tan अल्फा की वैल्यू हमने ये निकालना, ठीक है। अगर यहाँ पे कैपिटल R निकाल दो, बहुत लेंथी जाता, आप फंस जाते, ये RD शर्मा में है ना, तो उन्होंने पता नहीं क्या सोच के कैपिटल R की वैल्यू निकाल दी, बड़ा लेंथी हुआ है, तो स्मॉल h निकालो, ठीक है। चलो देख लो कहाँ पर आकर y का अच्छा क्वेश्चन मिला, कह रहे हैं कि द एरिया बिटवीन x = y², तो तुरंत रुक जाओ और x = y² का पहले भैया पैराबोला बना लो। तो देखो अब 12th क्लास में सारा बेसिक आता है, x की पावर 1 है तो पक्की बात है x एक्सिस कट हो रही होगी, तो इस तरीके से होगा इसका, ये बन गया x = y² का ग्राफ, एंड x = 4। अब ये मैंने कहा मान लो ये 1 है 2 है 4, मतलब ये रहा, ये ग्राफ बन गया x = 4 का, ठीक है, इसका ग्राफ बन गया। कह रहे हैं कि द एरिया बिटवीन x = y² x इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब इस एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे? बाय लाइन x = a। अब a की वैल्यू हमको फाइंड करें, तो मान लो मैंने कहा ये रही a की वैल्यू, यहाँ से एक लाइन होती हुई जा रही है, ये इस तरीके से, ये बन गया x = a का, तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है ये आपस में क्या है जी इक्वल है, तब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एक बात सुनो, अगर x = a तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a,0 और ये 4 है तो इसके 4,0। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। तो पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे नामकरण करो O A B C और D और ये E, इसका नाम बेफालतू यहाँ नामकरण मत करो, चलो मरन दो। चलो जी, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि इसका जो एरिया है इसका जो एरिया वापस में क्या इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया OAEO, ठीक है, बराबर है एरिया ABDEA, ठीक है, एरिया बराबर है। अच्छा जी, अब एक बात सुनो, ये पैराबोला जो होता है ये सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होते हैं, मतलब जितना इस लाइन के ऊपर उतना इस लाइन के नीचे होगा। तो अगर मैं इस पोर्शन का एरिया निकालूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरा निकल के आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिप लेते हैं, मैंने ये स्ट्रिप ली भैया इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आंख बंद कर दूँ, 2 तो लगाई दो मल्टीप्लाई में, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक भागेगा, ये 0 से a तक जाएगा केवल, तो ये 0 से a, और ये जो है y, ये x एक्सिस पर क्या है परपेंडिकुलर है और इसकी ये लेंथ y होगी, तो y × d। अब मत पूछना सर ये हो क्या रहा है, ये सब पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है भैया। चलो ऐसे उधर आ जाओ, 2 × ये कहाँ से कहाँ तक भागेगा, a से 4 तक, a से 4 तक, और ये भी y और ये d है, इसको y1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं खैर यहाँ पे। चलिए जी, अब देखो यार, एलिमेंट x में तो फंक्शन भी x में होगा, तो ये इसको टच कर रहा है। अब इसके कर्व पे जाओ, यहाँ से निकालो y की वैल्यू कितनी आएगी, √x, कितनी आएगी जी
रूट एक्स और डी एक्स, और ये भी 2 इंटू ए टू 4 वाई कितना आएगा रूट एक्स, और ये डी एक्स 2 से 2 तो हटा ही सकते हैं। रूट एक्स को लिखेंगे x की पावर 1/2 प्लस 1, इंटीग्रेशन करते थे डायरेक्ट, और 1/2 प्लस 1, और ये 0 से a। ऐसे यहाँ पे x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और a से 4। चलो जी, तो ये तो होगी x की पावर 3/2 और ये भी हो गया 3/2, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 बराबर, यहाँ पे आ जाओ x की पावर 3/2 अपॉन 2/, लिमिट क्या है जी 0 टू a और a से 4। चलो अपर लिमिट पहले रखो x की जगह a, तो a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट तो 0 है तो छोड़ ही दो यहाँ पे, अपर लिमिट एक बार तो 2/3 x की जगह 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट तो x की जगह, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये देखो दोनों सेम हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 a की पावर 3/2, क्या मैं समझा पाया ये, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया 2/3 और 4 की पावर 3/2, तो 3 से 3 चला गया और 2, तो ये हो गया 2 इंटू a की पावर 3/2 और 4 इंटू 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 आ जाएगा इधर ये। तो ये a की पावर 3/2 और ये 4 की पावर 3/2 अपॉन 2, ठीक। अब एक बात सुनो यार, वैसे एक काम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, सेम बेस हो जाएगा पावर। अब ये क्लास 6 का बन गया क्वेश्चन का दिन देखा जाए तो। अब यहीं से मारो गोली, एक की वैल्यू निकाली ना, तो 4 3/2 अपॉन 2 और 3/2 का क्या हो जाएगा 2/3। दिस इज योर आंसर। क्यों कैलकुलेशन करोगे ज़्यादा, इधर की पावर जब इधर ज़्यादा उल्टा हो जाता ना तो 3/2 का क्या हो जाएगा 2/3। अब ज़्यादा दिल पे मत लेना कि सर एक ही वैल्यू इतनी हार्ड आ रही, आएगी यार क्या दिक्कत है, 12th में थोड़ा लिख लो इसको।